आज हमारे न्यूज रूम में जादू होगा। आ जाओ सब जन आ जाओ। मुबारक जी की जेब से मेरी घड़ी निकलेगी। करेक्ट। कुर्सी छोड़ के आ गए सब, फाइनली हो रहा है। रवि क्या सोच रहे हो? ओह गॉड, वाओ। अब वो वाला हेड बैंड क्या आती थी? वो चमक वाले कपड़े, टोपी, आबरा का डाबरा, हवा मड़ा के गायब करना। और कबूतर? कबूतर नहीं था सर तब भी मेरे शो। तो जादूगर काला, ऐसे काला कपड़ा डालेंगे मुबारक जी के ऊपर, हटाएंगे तो कबूतर निकलेगा। यार कोई कबूतर लाओ यार। सुहानी आपका कोई बॉयफ्रेंड है? क्योंकि वो तो फिर खतरे में रहेगा हमेशा, आप उसका दिमाग पढ़ लोगी। क्यों खतरे में होगा वो? मैं उसका, अगर मैं उसका माइंड पढ़ रही हूँ। फ्यूचर प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा बताइए। हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते, हम इल्यूजन देते हैं फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का। हाल का जो फेम है वो एक वर्सेस की बाइनरी से पैदा हुआ। शुरू करने के पहले मैंने उनको बोला कि आपके पीछे जो इतने बड़े एलईडी पे लिखा है सुहानी शाह वर्सेस धीरेंद्र शास्त्री, आप वो निकालिए। मैंने बोला जादू चमत्कार नहीं कला है। डन, मैं निकल गई। उसके बाद ये हुआ, अच्छा इसका ये मतलब हुआ कि सुहानी बाबा के खिलाफ है, इसका ये मतलब हुआ सुहानी सनातन धर्म के खिलाफ है, इसका मतलब। आज हमारे न्यूज रूम में जादू होगा, बहुत सारा जादू होगा। पहला जादू तो ये होगा कि जिनको आप पर्दे पर देखते हैं और जिनको देखकर आपको लगता है कि अच्छा इनको कुछ ट्रिक्स आती हैं और इनकी ज़िंदगी इसी में सुहानी हुई जाती है, तो इसके आगे क्या। पर ज़िंदगी इसके आगे भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब एक किरदार गढ़ा जाता है तो उसके बहुत सारे खतरे भी होते हैं, उसको बहुत सारी धमकियां भी मिलती हैं, उसको बहुत सारे मेंटल टॉर्चर से भी गुजरना होता है। शोहरत की अपनी कीमत होती है, भले ही आप उसकी ख्वाहिश पालें या ना पालें। इसलिए गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज हमने जिस शख्सियत को इनवाइट किया है, पहले तो हम उनसे उनके काम के बारे में समझेंगे। इल्यूजन क्या होता है, जादू क्या होता है, माइंड रीडिंग क्या होती है, मेंटलिस्ट होना क्या होता है। इसके अलावा हम जानेंगे उनके बॉडी ऑफ वर्क के बारे में, उनकी अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में जानेंगे। क्योंकि जब एक लड़की 6 या 7 साल की उम्र में अपने घर वालों के सामने ये मुनादी करती है कि मुझे वो जो रोज़मर्रा के रोज़गार के ऑप्शंस बताए जाते हैं उनमें बेबस नहीं होना है, तो उसके आगे क्या होता है। क्योंकि हमें पता है कि कैमरे के पार एक दुनिया है जिसे लाखों करोड़ों लोग देखते हैं और उनकी लाइफ चॉइसेस में कहीं ना कहीं जिस वीडियो कंटेंट को वो कंज्यूम करते हैं या जिन शख्सियतों को सुनते हैं उनका बड़ा असर होता है। गंभीरता यहीं तक रहनी थी क्योंकि ये इंट्रो था। मेरा नाम सौरभ है, ये गेस्ट इन द न्यूज़ रूम है और गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज मेहमान हैं सुहानी शाह। बहुत बहुत स्वागत है। ताली बजाओ भाई। आप देख रहे हैं कितना निर्देश देना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। मैं आपसे धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में सवाल नहीं पूछने वाला हूं। फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सुहानी, और अब पूरी ईमानदारी से बताइएगा, ये एक न्यूज़ रूम है जी। पर आपके हालिया टीवी तजुर्बे कैसे रहे? मेरा टीवी का तजुर्बा बहुत दिलचस्प रहा है, इज द करेक्ट वर्ड इफ आई कैन से। क्योंकि इस बार जो मैंने देखा वो बहुत इंटरनल, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि क्या कैसे क्या चलता है वो देखने को मिला और इंटरेस्टिंग था। मतलब हम यहाँ काफी सेफ खेल रहे हैं और पॉलिटिकली करेक्ट जवाब दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या किस डायरेक्शन में ये बात हो रही है। मेरे लिए कुछ भी सेफ या रिस्की, मैं ऑनेस्टली बता दूं, मेरे लिए कोई सेफ या रिस्की नहीं। आप सवाल पूछोगे तो मैं जवाब दूंगी और मैं हर बार टीवी पे वही करती आई हूँ और उधर ही जो होता है। टीवी पे एक बाइनरी चलती है सुहानी वर्सेस की जी, सौरभ वर्सेस सुहानी। देखिए इस मुकाबले में क्या रहा जी। पर ये जरूरी तो नहीं कि हमेशा वर्सेस हो, हमेशा मुकाबला ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सौरभ अपनी दुनिया के सारे सवाल लेकर सुहानी जो एक दूसरे प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करती है उनसे पूछे। इस कंटेक्स्ट में पूछ रहा था क्योंकि आपकी हाल का जो फेम है वो एक वर्सेस की बाइनरी से पैदा हुआ। करेक्ट। बड़े बड़े बैनर लगाए गए, धीरेन्द्र शास्त्री वर्सेस सुहानी शाह। धीरेन्द्र शास्त्री क्या करते हैं? बागेश्वर धाम बुंदेलखंड में हनुमान जी का बहुत प्रतिष्ठित स्थान, उसके वो पीठाधीश्वर हैं। वो अपने कार्यक्रमों में क्या करते हैं, क्या दावा करते हैं, उसको लेकर सत्य शोधक जो हैं, अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले जो हैं, वो क्या करते हैं, वो एक अलग बहस का विषय है। उनसे सवाल पूछा जाता है, वो कह देते हैं कि मैं तो सनातन की रक्षा कर रहा हूँ। वो फिर एकदम से हो जाता है कि अरे धर्म आ गया, अब आपको बहुत संभल के बात करनी है। ठीक,
सुहानी शाह एक मेंटलिस्ट है, इल्यूजन की फील्ड में भी काम किया है, मैजिक की फील्ड में भी काम किया है, परफॉर्म करती हैं देश विदेश में, 20 से ज़्यादा बरस से कर रही हैं। पर ये टीवी ने एक वर्सेस क्रिएट किया। मैं आपकी रिएक्शन जानना चाहता हूँ कि उसके बाद सोशल मीडिया पर हमने देखा किस तरह से बातें लिखी गई आपके बारे में। व्हाट वाज दैट फेज और आपने कैसे उससे डील किया? ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ सुहानी, क्योंकि आप इस देश की लाखों करोड़ों लड़कियों की आदर्श हैं या भविष्य में हो सकती हैं। तो हम सब उन लोगों से जिनको हम पर्दे पर देखते हैं, जिनसे सीखते हैं, ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी मुश्किलों के दौर को कैसे पार किया या इतनी स्पॉटलाइट को कैसे हैंडल किया। तो पहले बात करते वर्सेस वाली। जब मैं बॉम्बे में मेरे घर में थी, वहाँ से 1-2 न्यूज़ चैनल्स का पहले मुझे फ़ोन आया कि एक पैनल पे आपको कुछ माइंड रीडिंग के बारे में बोलना है। तो अगर मैं मेंटलिस्ट हूँ, मेरा यही काम है, और ये तो ऐसा कि डॉक्टर को बोला कि डॉक्टरी के बारे में बोला, तो वो तो उनका काम है, वो बोल सकते हैं, बहुत आसान चीज़ है। तो मैं गई और मैंने बोला, तो वहाँ से दूसरे न्यूज़ चैनल से पकड़ा, वहाँ से दूसरे न्यूज़ चैनल पकड़ा, फिर मुझे ABP का न्यूज़ आया, चैनल का फ़ोन आया। तो मैंने उनको बोला, मैं उस एक दिन में 3 डिबेट कर चुकी थी, तो मैंने बोला कि मेरे को किसी से डिबेट नहीं करना, मेरा वो काम नहीं है, और मैं लड़ाई क्यों लड़ रही हूँ किसी के लिए। आप मुझे अगर सवाल पूछोगे मेरे प्रोफेशन के बारे में तो मैं उसका जवाब दूंगी, मेरा सिर्फ इतना ही काम है। तो उन्होंने बोला ठीक है कि आप दिल्ली आ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, पर आप करना क्या चाह रहे हो? उन्होंने बोला कि हम आर्ट फॉर्म दिखाना चाह रहे हैं। मैंने कहा ओके, आर्ट फॉर्म दिखा देंगे। तो वो हुआ, और उसके बाद से ये पूरा एक वेव चल गई, सुहानी शाह वर्सेस धीरेन्द्र शास्त्री। इनफैक्ट अगर आप इंटरनेट से मेरा एक क्लिप निकाल के देखेंगे भी, वहाँ पे 3-4 एंकर्स खड़े थे, मैं वहाँ पे खड़ी थी, एंड वो अच्छे सवाल पूछ रहे थे, प्रॉब्लम वो नहीं थी। पर बिफोर इवन स्टार्टिंग, शुरू करने के पहले मैंने उनको बोला कि आपके पीछे जो इतने बड़े LED पे लिखा है सुहानी शाह वर्सेस धीरेन्द्र शास्त्री, आप वो निकालिए। और ये लाइव है, ये आपको मिल जाएगा वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत क्लियरली उधर भी बोला कि मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, मेरा काम है मेरी कला का प्रदर्शन करना। आप लोगों ने मुझे बुलाया है इसलिए मैं आई हूँ, मैं कोई लड़ झड़ के कॉल करके नहीं आई कि प्लीज़ मुझे मेरा मैजिक दिखाना है या ये करना है। लोगों ने इनवाइट किया था, मैं आई, आपने सवाल पूछे, मैंने जवाब दिए। तो वो वर्सेस वाला जो था, इनफैक्ट मैंने वहाँ से भी उतरवाया। ABP न्यूज़ ने भी एक बार जब लगाया था, तब मैं सामने बैठी थी, मैंने बोला आपको ये हेडलाइन चेंज करनी चाहिए, उन्होंने तुरंत ही उसको चेंज करा था। तो मेरे कंट्रोल में जो मैं कर पाई वो मैंने किया, जो मेरे कंट्रोल के बाहर है उसको मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो मैं शांति से बस बैठ के देख रही थी कि लोग इस न्यूज़ का क्या कर रहे हैं। तो वर्सेस वाली स्टोरी तो उस प्रकार है। मुझे लगा कि मैं 33 साल की लड़की हूँ, मैं राजस्थान में बड़ी हुई हूँ, मैं गुजरात में मेरी परवरिश हुई है, मैं हर शहर के इंडिया में ऑलमोस्ट शोज़ कर चुकी हूँ, 5000 से ज़्यादा मैं शो कर चुकी हूँ इंडिया में। मुझे इस देश के लोगों ने बनाया है, मैं जो आज हूँ, ना स्कूल गई ना कॉलेज गई, मुझे कुछ नहीं आता, पढ़ना लिखना आज भी अंग्रेजी टूटी फूटी है। मुझे इस देश के लोगों ने बनाया है, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, उन्हीं से मैं सीखी हूँ। और कुछ लोग ने, मैं सबका नाम तो बोलूँगी ही नहीं, बिकॉज मुझे बहुत प्यार भी मिला है, मुझे कॉल्स आए हैं कि यार आपने बहुत ब्रेव काम किया, ठीक है। तो एक सेकंड नहीं लगी वो करने में, और मुझे लगा ये तो सही बात नहीं है। इट इज़ मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी किसी को गद्दार बोलना बहुत, मेरे ख्याल से बड़ा एक टैग लगा देते हो आप किसी की ज़िंदगी के ऊपर। और मेरे को लगता है कि किसी ने सोचा नहीं, जब आप लिखते हो वो बात तब आप नहीं सोचते, आपके लिए वो एक ट्वीट है या एक कमेंट है, पर किसी के लिए वो पूरी ज़िंदगी है जिस आप शायद आपको पता नहीं चल रहा आप क्या कर रहे हो। तो वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें आई। कुछ लोग बोल रहे कि मैं धर्म के खिलाफ हूँ। पहली बात तो मैं बात हूँ, धर्म एक बहुत पर्सनल चीज़ होती है, और मैं आज तक मुझे याद नहीं मैं स्टेज पे चढ़ी होंगी बिना पूजा किए। भले शो 5 मिनट लेट हो जाएगा लेकिन पूजा होगी, आज तक नहीं हुआ, भले वो छोटा शो बड़ा शो नहीं मायने रखता। मुझे बोलना कि मैं धर्म के खिलाफ हूँ, बुरा लगा था, आई थिंक बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। पर फिर ये होता है ना कि आपको अपना सत्य पता होना बहुत ज़रूरी है। मुझे मेरा सत्य पता है और मुझे उसके साथ जीना है। अगर मैं सच में गलत होती तो मुझे बहुत डर लग जाता, मैं अपने आप को कांच में देख नहीं पाती। लेकिन मुझे मेरा धर्म पता है, मुझे मेरे माँ बाप की परवरिश पता है। तो बुरा लगा था जब लोगों ने ये लिखा, देश के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, ये दो, मतलब ये दो चीज़ें कितनी बड़ी होती है। अगर आप कोई भी सोचो, इतने सारे लोग हैं, अगर आपको आपके धर्म और देश के खिलाफ डिक्लेयर कर दिया जाए, इट विल ब्रेक यू।
इट विल कम्प्लीटली ब्रेक यू। और मैं टूटी भी थी, मतलब ये बहुत झूठ हो जाएगा अगर मैं बोलूँ अरे नहीं नहीं मैंने तो ट्रोल्स पे ध्यान नहीं, इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ और पिछले कई सालों से सोशल मीडिया पे हूँ। मेरे को तो हमेशा प्यार मिला है, हमेशा लोगों ने प्यार दिया। तो सडनली जब पहली बार ये सब चीज़ें आई तो मुझे लगा अरे यार ये क्या हो रहा है। एक पल पे लगा क्या मैं सबको जवाब दूँ क्या, फिर मुझे लगा नहीं, जवाब तो मैं दे चुकी हूँ, पर मुझे बहुत प्यार भी मिला एंड दैट हेल्प्ड मी। जो प्यार मिला वो हेल्प किया मुझे। आपके पेरेंट्स ने आपका जो अपना क्लोज सर्कल है उसने इस चीज़ को कैसे प्रोसेस किया? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आप सोचोगे कि अच्छा ट्विटर बंद कर दूं तो लोग व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, अरे ये ऐसा हुआ था। हाँ। मैं इसलिए, देखिए मेरा धर्म है पत्रकारिता और है संशय। एक संशय है कि मैं आपसे कुरेद के पर संवेदनशीलता का हाथ पकड़े हुए ये सवाल इसलिए पूछूं क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया की ट्रोलिंग से गुजरते हैं एंड इट ब्रेक्स देम। कुछ लोगों को ये मजबूत बनाती है क्रमशः। जब बड़े चमकदार ताकतवर दिखने वाले लोग अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को शेयर करते हैं तो सुनने वालों को हौसला मिलता है, इसलिए, है ना। दूसरा तरीका है कि अच्छा ठीक है आपने बोल दिया, हाँ प्यार मिला, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बट आई रियली डोंट वांट टू डू दैट। मैंने बोला कि जादू, माइंड रीडिंग, मेंटलिज्म और उन सब के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, मैंने बोला कि ये चमत्कार नहीं, ये कला है। अगर आप मेरा वापस भी इंटरव्यू देखेंगे मैंने यही बोला है। मैंने कभी किसी की बुराई नहीं करी, मैंने ना ही शास्त्री जी के बारे में कभी बुरा बोला। आप जाके देखेंगे मुझसे पूछेगा ये सारे सवाल, मुझसे क्लियर कट शब्दों में पूछा गया है। तो क्या आप बोल रहे शास्त्री जी पाखंड है, ये उनका सवाल है मेरे को, जिसका मेरा जवाब है कि बिल्कुल पाखंड नहीं है। किसी को पाखंड बोलना बहुत बड़ी बात होती है। जो चीज़ मैं अपने पे नहीं ले सकती मैं किसी पे नहीं डालूंगी। किसी को पाखंड बोलना बहुत बड़ी बात होती है। किसी को फ्रॉड बोलना, किसी को स्कैम बोलना बहुत बड़ी बात है। ये ऐसे टैग नहीं लगाने चाहिए किसी को। तो मैंने बोला नहीं, आप मेरे मुंह में शब्द मत डाल, मैं नहीं बोल रही ऐसा, कुछ भी नहीं बोल रही। मैं तो बोल रही हूँ कि मैं कला दिखाती हूँ। मुझे एक जगह पूछा गया तो क्या आप ये बोल रहे हैं कि शास्त्री जी मेंटलिस्ट है? अरे यार, कोई क्रिकेटर अगर डांस करता है तो क्या क्रिकेटर बन जाएगा और डांसर बन जाएगा? अगर कल आप गाना गाओगे तो क्या आप सिंगर बन जाओगे? नहीं ना। मैं अगर धर्म की बात करूंगी तो क्या मैं धर्म सेवक बन गई? नहीं ना। हम सबका अपना, मैं कलाकार हूँ, वो धर्म सेवक है, अलग अलग प्रोफेशन है, अपनी अपनी चीज़ें कर रहे हैं। मैंने बहुत इज्जत से सबके लिए बात करी। मैंने ज़्यादा इज्जत दी है जिन्होंने सवाल पूछे, उनके बारे में अलग बात है। तो मैं हमेशा इज्जत से बात करने की कोशिश करी लोगों से। तो मेरे को लगता है जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं शायद पूरा पिक्चर नहीं देखा उन लोगों ने, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोग इतने बुरे हो सकते हैं। लोग इंसानियत देखते हैं और हमारा देश तो बहुत ज़्यादा देखता है। हमारे देश के लोग बहुत काइंड है। मुझे प्यार मिला है, मेरे देश के लोगों ने ही दिया है। आई एम वेरी हैप्पी कि इतना सब बीतने के बाद भी आपके भीतर वो प्यार और एम्पैथी और यकीन नहीं लोगों तो पे बचा हुआ है। यकीन तो हमारे करना ही पड़ता है। यू हैव टू लिव ऑन ट्रस्ट। आई डोंट थिंक ऐसे कोई तरीका है कि आप अगर जिस बोले कि मैं ट्रस्ट नहीं करता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी दुनिया में। तो आई ट्रस्ट। आई फील यू शुड बी वेरी काइंड। काइंडनेस की बहुत कमी है। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, अगर आपको लगे एक जगह बहुत टॉक्सिसिटी तो वहाँ पर एक रेड हार्ट छोड़ो। बी दैट वन पर्सन हु स्प्रेड्स द काइंडनेस। And I'm glad that you sailed through it. We all do. लगा था मुझे, आई थिंक कुछ 10 दिन थोड़ा मैं अफेक्ट हुई थी पढ़ते पढ़ते, क्योंकि हर दिन कोई नई स्टोरी आ रही थी। आज सुहानी का ये हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं सिर्फ एक दिन टीवी पे थी। अब मुझे लोग आज मिलते बोलते अरे आपको तो हम रोज टीवी पे देख रहे हैं आजकल। जस्ट नोटिस एवरीबडी। एक्चुअली टीवी आपको रोज दिखा रहा है उसी एक दिन की क्लिप। मैं सिर्फ एक दिन टीवी पे थी। मैं दिल्ली से निकल गई थी। मेरे मम्मी पापा का फोन आया, दोस्तों का फोन आया, बेटा घर पे आ जा, हो गया। They were scared? They were not scared. I think they were scared, but multiple things. Scared भी थे, साथ में ये भी था कि हो गया ना हमारा काम। हमारा काम है, मेरे को जो बोलना था मैं बोल चुकी, मुझे दिखाना था मैं दिखा चुकी। इसके आगे अब फिर होता कि यू आर बीइंग एन अपॉर्चुनिस्ट। मैंने खुद ने अपने आप को प्राइम टाइम से नहीं, आप तो न्यूज़ में आपको तो पता है मेरी कितना चल रहा था कि अभी इस न्यूज़ पे आओ, उस न्यूज़ पे आओ। आई वॉज सेइंग नो टू एवरीबडी एंड आई वॉज टेलिंग इट नो वेरी प्यार से एंड आई वॉज एक्सप्लेनिंग टू देम कि वाई एम आई सेइंग अ नो, कि मेरे पास कुछ है नहीं अब और उस विषय में बात करने के लिए।
आप कोई दूसरे विषय में बात करोगे तो आई हैव मेनी अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट। मेरी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बात कर सकती हूँ। सो पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, दोस्तों ने बहुत सपोर्ट दिया। मेरा खुद का जो सुशा स्क्वाड है, जो मेरा खुद का कम्युनिटी है इंटरनेट पे, जरा इसके बारे में बताइए। तो बड़ा अच्छा साउंड कर रहा है एकदम नाम ही। सुशा स्क्वाड, जो लोग फॉलो करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, अपने आप को सुशा स्क्वाड का एक हिस्सा मानते हैं। सुशा स्क्वाड, सुशा इज शॉर्ट फॉर्म फॉर सुहानी शाह। इंटरनेट ने ही नाम दिया मुझे ये सुशा नाम, मुझे सुशा दीदी बुलाते हैं, तो सुशा बन गई और स्क्वाड बोलने लग गए वो अपने आप को, क्योंकि शायद राइम करता होगा। तो ये क्या करता है, ये जो सपोर्टर्स का कमेंट करते हैं, प्यार देते हैं, लिखते हैं मुझे कि दीदी आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। तो ये कैसे बिल्ड की जाती है सुशा स्क्वाड, जरा ये समझाइए। पैंडेमिक के दौरान जब मेरे को स्टेज पे जाने का मौका नहीं मिल रहा था, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है स्टेज पे ना जाना, क्योंकि मैं एक बहुत ही अपने देसी ट्रेडिशनल जादूगर, अगर आपने देखे पीसी सरकार या कोई जो सर्कस में होते हैं, लाउड स्पीकर में जादूगर सुहानी ऐसे टिकटें बेची जाती थी। अच्छा। एक ऑडिटोरियम में हम 1 महीने तक शो करते थे, हर रोज़ हम वीकेंड पे 1 दिन में 2 शो, 1 दिन में 3 शोज करते थे। आप वो वाला हेड पहन के आती थी? ट्रेडिशनल वो चमक वाले कपड़े, टोपी, आबरा का डाबरा, हवा मुड़ा के गायब करना। और कबूतर नहीं था सर तब भी मेरे शो में। सर को कबूतर से बड़ा लगाव है। तो वो पहली मेमोरी होती है ना जादूगर की, वो हेड से कबूतर निकाल देगा। वो एक इम्प्रेशन बन गया है इंडियन मैजिशियन, जनरली मैजिशियंस का। तो मैं उस प्रकार के शोज करती थी और मैं हर दिन शो करती थी। मेरे को उसके अलावा कुछ नहीं आता, मुझे स्टेज पे जाना आता है। कला ही से ही मन भरता है, कला से ही पेट भरता है वाली जादूगर हूँ मैं। रंगमंच पे नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, बस इसी को जानती हूँ मैं। तो जब पैंडेमिक हुआ तो सडनली एक पहली इंपॉर्टेंट बात हुई कि मुझे स्टेज पे जाने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप देखते तो हमें पता है, उस स्टार्टिंग में भी ऐसा था कि 1 महीना लगेगा, 2 महीने में खुल जाएगा, अरे 3 महीना तो कंफर्म, जून में तो सब ओपन हो जाएगा। तो 1-2 महीना चलता गया, पर उसके बाद एक ऐसा मोमेंट आया कि लगा कि ये तो नहीं ओपन हो रहा। काम बंद तो हुआ था, वो प्रॉब्लम नहीं थी मेरे लिए, मेरी पहचान छूट रही थी। अगर मैं स्टेज पर 25 साल 30 साल से स्टेज पर जा रही हूँ, अभी स्टेज पर नहीं जाऊँगी, मेरे लिए एक आइडेंटिटी प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं कौन हूँ। तो फिर तो मुझे लोगों से बात करनी थी, और सबसे जो ओनली वे जब उस वक्त जो दिखा वो था यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करना, इंस्टाग्राम पे लोगों से बात करना। तो उसके पहले तक तो मैं इतनी एक्टिव नहीं थी सोशल मीडिया पे, बट फिर मैंने यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करना शुरू किया। और पहले उसमें भी एप्रीहेंसिव थी मैं थोड़ी, कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने हमेशा स्टेज से लोगों से बात करी थी। पर फिर बहुत प्यार मिला। इनफैक्ट मेरी पहली लाइव स्ट्रीम के बाद ही सुशा नाम मिल गया था मेरे को, और सुशा स्क्वाड का कम्युनिटी बन गया था डिस्कॉर्ड पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। ना लाइक लोग तो मुझे प्यार करते हैं यार, मुझे लगा सिर्फ स्टेज पे करते होंगे। फिर मैंने बहुत सारी लाइव स्ट्रीम्स करती गई, गेम्स खेलती गई, मस्ती करती थी, लोग हमारे साथ देखते रहते थे हमारे स्ट्रीम्स को। तो एक रिश्ता सा बन गया था पैंडेमिक के द्वारा, जब हम इंटरनेट के द्वारा लोगों से बात करते रहते थे, हम उनका टाइम पास करते थे, वो हमारा टाइम पास करते थे, हम बस चल रहा था। आप गेम का जिक्र कर रही थी, एक गेम शो होस्ट करती हैं आप, उसके बारे में बताइए। मेरा एक गेम शो है जिसका नाम है दैट्स माई जॉब। इंटरनेट का हाईएस्ट वॉचिंग गेम शो है, वो लाइव वॉचिंग वाला गेम शो है, उसके 4 सीजन हो चुके हैं। तो बस गेम शो चलाते हैं, उसमें 2 सेलिब्रिटीज़ आते हैं हर एपिसोड में, और 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। जैसे हमारे ये 2 सेलिब्रिटीज हैं, मनीषा और मेघना हमारे सेलिब्रिटीज हो गए, और ये दोनों स्क्रीन पे होंगे। हाँ। और इधर एक पार्टिसिपेंट होंगे, मुबारक जी पार्टिसिपेंट है। मुबारक जी पार्टिसिपेंट है। तो इन दोनों सेलिब्रिटीज को गेस करना होता है कि सामने बैठे जो पार्टिसिपेंट है उनका प्रोफेशन क्या है, कि वो क्या करते हैं लिविंग के लिए। अब ये उसके अंदर आप कोई जितने चाहे उतने सवाल पूछ सकते हो, लेकिन सामने वाला जो है पार्टिसिपेंट वो सिर्फ येस या नो में जवाब देता है। अगर आपको 10 नोज मिल गए सामने वाले से, आपने पूछा कि आपका एक कॉर्पोरेट जॉब है और उन्होंने बोल दिया नो, तो ये एक नो हो गया। अगर ऐसे 10 नोज मिल गए तो फिर पार्टिसिपेंट जीत जाते हैं, सेलिब्रिटीज़ हार जाते हैं, और वो पार्टिसिपेंट सेलिब्रिटीज़ को एक डेयर देते हैं। इंटरेस्टिंग बात इस पूरे शो में ये है कि ये लाइव होता है, ठीक है, और जूम पे होता है। तो और अलग अलग प्रकार के सेलिब्रिटीज़ आ चुके हैं हमारे शो पे, सब लोगों ने बहुत प्यार दिया इस शो को। तो जो पार्टिसिपेंट है वो कोई भी हो सकता है, वो एक प्लम्बर हो सकता है, वो एक पायलट हो सकता है, वो एक बैंकर हो सकते हैं, वो एक डिलीवरी बॉय हो सकते हैं, वो एक जर्नलिस्ट हो सकते हैं, वो एक वड़ा पाव सेलर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं।
मकसद ये शो को करने का ऐसा था कि मुझे पता है जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे बार बार बोला गया था, अरे लड़की जादू करती है, इसका क्या होगा, इससे शादी कौन करेगा, स्कूल वूल नहीं जाती। कौन बोलता था ऐसे? मेरे रिलेटिव्स बोलते थे। अभी अभी क्या बोलते हैं? अभी वो शादियों पे बुलाते हैं, प्लीज आ जाना यार, तू 2 मिनट के लिए भी आएगी तो अच्छा रहेगा। पर ये तो नहीं बोलते ना कि जादू दिखा? हाँ, वो तो मेरा परमानेंट है, दिन में 3 लोग तो बोलते ही है कि जादू दिखा दो। दैट्स फाइन, आई मीन दैट वो आर्ट फॉर्म का वो इतना। हाँ, पर ऐसा थोड़ी कि आप कहीं भी जा रहे हो जादू दिखा दो। दैट्स ट्रू, आई एम ग्लैड आप ये बोल रहे हो बिकॉज हर जगह वो ऐसा बोलते हैं। तो आइडिया यही है, ये बताना है लोगों को कि हर एक प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर एक प्रोफेशन को इज्जत से करना ज़रूरी है। तो उसका टैगलाइन भी यही है कि मतलब एक रैप सॉन्ग है जो मैं गाऊंगी तो थोड़ा बिगाड़ दूंगी, बट कोई काम नहीं बड़ा, पढ़ दीजिए, कोई काम नहीं छोटा, करूँ दिल से मैं जो, यही है मेरा काम ब्रो। तो दिल से आप जो करते हो वो काम बहुत अच्छा होता है। अब आप कुछ भी करो उसके अंदर, इट इज़ रिस्पेक्टेबल, क्योंकि हर काम की हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे जीवन में। हमें कभी कभी वो कुछ ऐसे प्रोफेशन है जिसको हम नोटिस नहीं कर पाते। तो मेरे शो में ऐसे ऐसे प्रोफेशंस भी आए हुए हैं, यार ये भी होता है यार, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। तो बस हमारा मकसद ये है कि ऐसे सब लोगों को अलग अलग प्रोफेशन एंड यू गिव देम द रिस्पेक्ट कि दे हैव द एबिलिटी टू गिव डेयर टू अ सेलिब्रिटी, और पूरा ऑडियंस साथ में देखता है एंड इट्स अ गुड गेम शो, गुड फन गेम शो। ये आपने रिश्तेदारों का जिक्र किया सुहानी जी, ज़रा हमें अपने घर परिवार के बारे में बताइए। कहाँ आप पैदा हुई और ये अद्भुत रिश्तेदार जो कि पूरे देश में पाए जाते हैं, कहाँ आपकी परवरिश हुई, कहाँ स्कूलिंग हुई? पैदाइश मेरी राजस्थान उदयपुर की है। अरे वाह। मम्मी मेरी उदयपुर से, पापा मेरे राजस्थान सिरोही से, पली बड़ी मैं अहमदाबाद गुजरात में। क्या करते हैं आपके पिताजी? पहले उनका बिजनेस था, अभी ही इज़ एन एथलीट नाउ, तो वो फिटनेस में है, खुशहाल अच्छी ज़िंदगी जी रहे। हाँ, ये तो बड़ा मतलब ये अपने आप में एक स्टोरी है। यस। हाँ, कारोबार से फिटनेस, किस चीज़ का कारोबार है पिताजी का? उनका पहले गारमेंट एक्सपोर्ट था गुजरात में, बट देन आई थिंक सूरत में, अहमदाबाद में। मेरा जो मैजिक शुरू करना आसान नहीं था, बहुत परिश्रम। मतलब मैं 6 साल की थी तब मैंने मेरे पिताजी को बोला था कि मुझे जादू करना है। उसके बाद 6 साल की? जी। पहली दूसरी क्लास में पढ़ती रही होंगी? पहली मैंने टीवी पे एक मैजिक शो देखा और उसको देखने के बाद मुझे लगा यार ना, बच्चे मैजिक, हम सभी बच्चे क्या, मैजिक ऐसा आर्ट फॉर्म है सबको, अरे कैसे, यू नो, इट्स वेरी एक्साइटिंग। तो पर मुझे सिर्फ मैजिक देखना नहीं था, मुझे तो वो करना था। और मेरे घर, हम ऐसे घर से आते हो, हम तो पिक्चर मूवी, मतलब हम गाने भी नहीं सुनते थे, हम बस अपने स्पोर्ट्स में होते थे, पढ़ाई करते थे, मम्मी पापा काम पे जाते थे, मैं मेरा भाई अपने धुन में रोते थे। तो माता जी भी काम करती है? जी, तब शी इज अ डिजाइनर, तो मॉम डैड साथ में थे। अभी भी मॉम डैड साथ में काम साथ में करते थे ऑफिस में। मम्मा डिजाइनर थी, डैड एक्सपोर्ट का बिजनेस था। तो अब डैड अब फिटनेस में आ गए, फिटनेस के बिजनेस में, और माँ इज इन द बिजनेस ऑफ हैंडलिंग द किड्स। वो बहुत बड़ा बिजनेस होता है, फुल टाइम जॉब। तो जब मैंने मॉम डैड को कहा कि मुझे मैजिक करना है, तो थोड़ा ऐसे, अब मैं हर चीज़ करनी थी मुझे बचपन में, हर बच्चे को हर चीज़ करनी होती है, तो बच्चे क्यूरियस होते हैं, तो मैं भी बहुत क्यूरियस थी और मैं ज़िद्दी भी थी, सब थी मैं, हर टिपिकल बच्ची थी मैं। ज़िद्दी थी? ज़िद्दी क्या पता, लोग बताएंगे मैं ज़िद्दी हूँ कि नहीं हूँ। इट्स नॉट अ बैड ट्रेट दो। आई नेवर सेड इट इट्स बैड। तो जब मैंने उनको कहा कि मुझे जादू करना है, तो थोड़ा टाइम लगा। एक दिन गई, फिर मैं थोड़े दिन बाद वापस गई, फिर मैं थोड़े दिन बाद वापस गई, क्योंकि मुझे पता था मुझे इनको कन्विंस करना है, मुझे दुनिया को नहीं कन्विंस करना था। अरे आप 6 साल की थी यार, इतनी सीरियस बातें कर रहे हो। अरे मैं फुल स्ट्रेटेजी थी, मेरे दिमाग में स्ट्रेटेजी थी मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करने की। क्या स्ट्रेटेजी? क्योंकि मैं स्विमिंग चैंपियन थी, मैं स्टेट लेवल स्विमर थी एट द एज ऑफ 6 से शुरू किया था, 7 पे हो गई थी। मैंने कंप्यूटर में डिप्लोमा किया था। अभी तो हर बच्चा वेब डिजाइनिंग वगैरह कर लेता है, पर मैं 6 साल की उम्र में किया था। मैं इंडिया में यंगेस्ट थी तब कंप्यूटर्स आए थे, पता है, हम डॉस पे करते थे काम। तो मैं ये सब कर चुकी थी, तो उनको लगता था ये हर दिन कुछ नया आके बोलती है, ठीक। और मेरे को हमेशा था कि कुछ करूँगी तो ऐसा नहीं कि करके छोड़ दिया। कंप्यूटर क्या, तो मैं डिप्लोमा लूँगी 7 साल की उम्र में, आई विल बी द यंगेस्ट इन इंडिया टू डू दैट, एंड आई एम द यंगेस्ट इन इंडिया टू डू दैट। स्विमिंग क्या, तो फिर मुझे कॉम्पिटिशन जीतना था, तो मैं तो स्टेट लेवल पे करूँगी, तो स्विमिंग कर रही हूँ। बचपन से पापा की परवरिश यही थी, जो करना है अच्छा करो, वरना टाइम वेस्ट मत करो। तो वो बचपन से बैठा है दिमाग में। तो फिर मैं अब जादू करना चाह रही हूँ, तो पेरेंट्स को लग रहा है ये हर दिन कुछ नया ला रही है, बट इसमें उनको थोड़ा टाइम लगा।
पर एक बार ऐसा हुआ कि वो कन्विंस हो गए। मैंने उनको बोला मैं आपको जादू करके दिखाऊंगी, एंड आई डोंट नो कि वो 6 साल, वो मैं खुद सोची कि वो 6 साल की बच्ची ने वो कैसे किया मुझे नहीं पता। क्या जादू दिखाया आपने? मैंने उनको मैजिक करके दिखाया। क्या? एंड मैं किचन में गई, जो मम्मी रोटी बना रही थी, तो जो आटा होता है गूंदा हुआ आटा, मैंने वो आटा लिया, उसका ऐसे एक पट्टा बनाया ऐसे, और मैंने वो पट्टा मेरी आंखों पे चिपका दिया। मैं डैड का रुमाल रखा, उनको बोला मेरे को आप रुमाल से बांध दो, आपको और भी कुछ ऐसे श्योर हो जाओ कि मुझे नहीं दिख रहा। और बचपन में पता है वो स्लेट्स पे लिखते थे, तो मेरी प्लेडी थी वो, तो मैंने उनको बोला आप ये लाओ, मुझे कुछ लिखने के लिए दो। तो उन्होंने ऐसे कुछ लिखा और फिर मैंने वही चीज़ लिख के दे दी उनको। पॉइंट है मैं 6 साल की, मुझे लिखना नहीं आता था, तो मैंने बस जो कर रहे हैं वो मैं वैसा करती थी। तो अगर वो कुछ नंबर्स लिख रहे तो मैं नंबर लिख देती थी। फिर कुछ उन्होंने ऐसा कुछ लिखा था जो मुझे समझ नहीं पड़ा, तो मैंने बोल के बता दिया कि ये लेटर आपने लिखा है, क्योंकि मैं लिख नहीं पा रही थी। फिर उनको नहीं समझ पड़ रहा कि ये हो कैसे रहा है, और सब चेक कर रहे थे वो भी। मतलब मेरे पेरेंट्स भी ऐसे नहीं है कि मेरी बच्ची ने कुछ किया, वो बहुत ऐसे किया मेरे को इसको करियर कराना पड़ेगा अगर ये सही है तो उन्होंने सब चेक किया। और उसके बाद उनको लगा कि कुछ तो है। कहाँ सीखा था ये जो एक्ट है ये कन्विंस कर गया उनको कि मेरी बेटी कुछ कर सकती है। ये एक्ट कहाँ सीखा था? नहीं पता, याद नहीं, अब शायद देखा होगा कहीं या दिमाग में आया होगा, पता नहीं। लाइक टुडे आई डोंट रिमेंबर, बट वो मेरा अभी तक का मेरा फेवरेट एक्ट है। मैं इनफैक्ट कभी कभी अभी भी टीवी पे स्टेज पे दिखाती हूँ, तो इट इज़ आई लव इट। इनफैक्ट इसी एक्ट की अगर बात करें, अब मैंने ये किया था आज से 25 साल पहले, आँख पे पट्टी बांध के लिख दिया, बोल दिया, कुछ भी कर लो आप। मैं थोड़ा अंडर एज बात थी ये, बट आई थिंक 13 साल की उम्र पे मैंने आँख पे पट्टी बांध के मैं गाड़ी चलाती थी। मुश्किल से पैर पहुंचता था, अभी भी मुश्किल से ही पहुंचता है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये कानूनन जुर्म है। अभी मुझे आप एक बात बताइए, इस पर जुर्माना हो सकता है। हुआ था। कृपया बड़ों की निगरानी में सीखें, लेकिन 18 बरस की उम्र के बाद ऐसी पट्टी चला देना नीचे। आगे देखिए, जब आपको कोई रिकॉर्ड बनाना है, अगर आपको कोई जादू करना है, यू हैव टू डू समथिंग विच इज आउट ऑफ नॉर्मल। अगर मैं 18 साल की उम्र में गाड़ी चला रही हूँ, उसमें जादू क्या है? तो पूरी दुनिया करती है। सेम, मैं आंखों पे वही पूरा चिपका दो आप, फुल आटा वैसे। मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा चलाने के लिए, फुटेज दे दूंगी, मेरे पास है इसकी। हम गाड़ी के ऐसे दरवाजे निकाल देते थे ताकि लोगों को लगे नहीं कि अंदर कोई बैठ के मुझे बता रहा है। स्केप्टिक्स तो हर जगह है। हम मार्केट एरिया में चलाते भी तो बहुत भीड़ होती है, फुल भीड़, जो इधर पढ़ रहे लोग और कोई उधर के जो हमारे कोई नेता होंगे, कोई एमएलए होंगे, वही आके पट्टी बांधते हैं। तो पट्टी बांधते और मैं गाड़ी चलाती हूँ। इसके लिए मैं जेल, एक बार मुझे पकड़ा, 1-2 बार पकड़ा भी गया, जेल में भी डाला। जेल में कैसे मुझे ऐसे जेल मतलब मुझे वो जुवेनाइल कोर्ट में लेकर गए। हाँ। और बोला कि हाथ रख के कसम खाओ। ऐसे मुझे तब तो लगा था ये सब पिक्चरों में ही होता है, फिर मुझे लगा ये तो रियल में होता है। क्या हाथ रख के? क्या हाथ रख के कसम खाओ कि आप जो बोलोगे सच बोलोगे। ऐसा होता है? सच में होता है कोर्ट में? हाँ, मैंने किया, जुवेनाइल कोर्ट में मैंने किया। मैं 12-13 की थी, अकोला में, महाराष्ट्र। ये सब चलता रहा। बट देन आई ऑलवेज फील कि अगर आपको मैजिक दिखाना, मतलब मैं जूझी हूँ, मेरे आर्ट फॉर्म के लिए मैं बहुत लड़ी हूँ हमेशा से, तो फिर मैंने ये ट्रिक किया। अभी अगर आप देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हमारे देश में बहुत सारी जगह सेंटर्स चल रहे हैं मिड ब्रेन एक्टिविटी के नाम पे। किसी ने सुना है? सुना है ना? मिड ब्रेन एक्टिविटी वहां पर नौजवान। हाँ, आपने भी सुना ना? तो क्या देखा है आपने? मतलब आपका नाम बताएंगे? विकास जी, क्या मिड ब्रेन एक्टिविटी के बारे में आपने क्या देखा है? मिड ब्रेन एक्टिविटी के बारे में मैं रिपोर्टर था, मैं एक इवेंट कवर करने गया था, भोपाल की बात है। तो वहाँ पर बहुत से लोग थे, तो उन्होंने डेमो भी करके दिखाया। जैसा आपने बताया ना, आँख पे पट्टी बांध कर लिख देना, पढ़ देना, बता देना। फिर वो बताते थे कि ये कोर्स होता है, ये कैसे होता है, हम कराते हैं, हमारे सेंटर हैं, आप आइए, आपको सिखाएंगे। गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, जो चीज़ें आपने कही, वो सारी चीज़ें वो अपने सेंटर में कहते थे कि एक आर्ट है जिसको सिखाया जा सकता है। तो ये मैंने जाना था। आपने बताओ भाई, थोड़ा तत्परता से आगे आओ। मैंने मतलब इश्तिहार वगैरह देखे थे, बोर्ड्स वगैरह, मिड ब्रेन एक्टिविटी और इन सब चीज़ों का, तो वो मतलब मैंने कभी उसके बारे में जानना नहीं चाहा, तो मैंने तो बस इश्तिहार वगैरह देखे थे। तो छत्तीसगढ़ में थी मैं, मेरे पास ये लोग आए
कि मिड ब्रेन एक्टिविटी। तो मैं बहुत क्यूरियस थी, इसके पहले मैंने सुना नहीं था मिड ब्रेन एक्टिविटी के बारे में, तो मैं जाके देखा कि क्या करते हैं। तो ऐसे थे बच्चे थे जो आंखों पे पट्टी बांध कर ऐसे कुछ सूंघ के बता रहे, लिख के बता रहे। और मैंने बोला आप कैसे कर रहे? तो वो बोलते कि इनको दिखाई देता है इनके अंदर मन में, आंखों पे पट्टी बांध के। और बहुत बहुत कोर्स महंगा है और पेरेंट्स अपने बच्चों को डालते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने। मैंने कहा कि बच्चों को क्या फ़ायदा होगा अगर वो आंखें, ये मतलब करने से फ़ायदा क्या हो रहा है? चलो आंखों पे पट्टी बांध के उन्होंने लिख दिया कि आंखों पे पट्टी बांध के बता दिया कि क्या हो रहा है। मैं तो शोज़ करती हूँ, मेरी तो कला है, पर उन बच्चों को क्या फ़ायदा हो रहा है अगर घर घर का बच्चा ये कर रहा है? फ़ायदा तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन बेटर होता है, ब्रेन एक्टिविटी बेटर होती है, लिस्ट ऑफ थिंग्स थी। मुझे तो पता है कैसे होता है क्योंकि मैं करती हूँ। मिड ब्रेन एक्टिविटी इज नॉट इज जो वो बता रहे वो नहीं होता, ये कला है। अगेन कला है, ट्रिक है, आर्ट फॉर्म है। तो जो इतना बड़ा धंधा चल रहा है उसके ऊपर वो कुछ नहीं होता। तो जितने पेरेंट्स हैं, मैं देखती हूँ कुछ पेरेंट्स आके मुझे पूछते हैं कि यार इतना खर्चा, लेकिन हम चाहते हैं हमारे बच्चे के लिए वो, तो हम चाहते हैं हम उसको उसमें डालें, तो आप क्या बोलते हैं कि क्या डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? एंड आई एम लाइक ये पैसे लेके मत डालो उसमें, इट इज़ रॉन्ग। तो ये भी अलग चीज़ चल रही है। हमेशा क्या होता है, मैजिशियन की एक लिमिटेशन है। मैजिशियन की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? हम आपको नहीं बता सकते हम कैसे कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट मी। चलो मैं बता दूंगी मैं कैसे कर रही हूँ, कि मैंने आँख पे पट्टी बांध के कैसे लिखा, मैं आपको बता दूँ। उसमें 2-3 प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम, आपके लिए मैजिक मर जाएगा। मैंने आपके लिए एक आर्ट फॉर्म को मार दिया, कितनी बुरी बात है ना। आप कभी वो आर्ट फॉर्म एंजॉय नहीं कर पाओगे। इट्स नॉट नाइस। दूसरी बात, मैं सिर्फ अपनी कला रिवील नहीं करूँगी, पूरी दुनिया में सैकड़ों करोड़ों जादूगर हैं, उन सबकी कला रिवील हो जाएगी, तो वो गलत है। तीसरी बात, मैं कौन होती हूँ रिवील करने वाली? मैंने थोड़ी बनाई है, प्राचीन कला है, हमारे देश की प्राचीन कला है। मेरे को कोई हक नहीं बनता कि मैं इसे मिटा दूँ। और मैजिक आज तक सरवाइव कर पाया है, जादू कला इतने सालों तक सरवाइव कर पाई है, वो अपने आप में एक जादू है। क्योंकि मैजिक के कॉन्सेप्ट्स तो बहुत बेसिक 4-5 ही है, लेकिन वो आज तक जीवित है। बिना उसने, लोगों ने रिवील किया है, लोगों ने धुतकारा है आर्ट फॉर्म। मेरा एक नया वीडियो आता है, उसके पीछे 50 वीडियो आती है सुहानी ने ये कैसे किया है। मैं तो हमेशा देखती हूँ कि ऐड चल रही है कि नहीं उन वीडियो पे, क्योंकि चल रही है तो तुम कमाओ, ठीक है, कमाना ज़रूरी है। मेरे नाम पे भी कहो, किसी नाम पे कहो, ऐड लगा लो, बिना ऐड के मत चलाओ। मेरे को लगता है ज़्यादा वीडियो से तो मैं तो कभी कॉपीराइट भी नहीं देती यार, बहुत वीडियो। कोई तो रोजगार दे रहा है। हाँ, तो मैं कभी अपना ट्रिक रिवील नहीं कर सकती, कोई भी जादूगर को नहीं करना चाहिए। इट इज़ एथिकली रॉन्ग। मैं को जिस कला ने बनाया है, जिसकी वजह से मैं आज जो हूँ वो हूँ, उसी को अगर मैं मार दूँ तो आपको नहीं, मैं अपने आप को कैसे देखूँ ना। मतलब ये तो खुद से झूठ बोलना हो गया, मक्कारी कर ली खुद से, वो तो गलत है। तो सीखा कैसे? इंटरेस्टिंग स्टोरी है काफ़ी। मतलब यूजुअली क्या होता है, जादूगर होते हैं जो अपने असिस्टेंट्स को सिखाते हैं कि क्या करना, कैसे करना, कब करना। मेरा उल्टा हुआ है। तो हम पहले जब मम्मी पापा कन्विंस हो गए कि इसको अब जादू करना है, तो पापा का तो वही स्टोरी था, करना है तो स्कूल या बर्थडे पार्टी पे नहीं, बड़ा स्टेज शो कर। मैंने कहा ठीक है, मेरे क्या जा रहा है। तो 8-10 महीने लगे ढूंढने में लोगों को कि जादू कौन सिखाएगा मुझे। 2-3 जादूगरों से हमने अपॉइंटमेंट लिया, मिले, पर उन्होंने सिखाया नहीं। आज मैं समझी कि क्यों नहीं सिखाते। तब मेरे को लग रहा था कि क्यों नहीं सिखा रहे, तो नहीं सिखाना चाहिए, दैट्स राइट। फिर रिसर्च करी, दैट्स राइट, मतलब यू शुड नॉट टीच मैजिक। मैजिक कभी नहीं सिखाना चाहिए। फिर सीखेंगे कैसे लोग? जिसको सीखना है सीख जाएंगे, तो अपना रास्ता खोज लेगा। जादू नहीं सिखाना चाहिए, जादू हमेशा खुद सीखना चाहिए। जब आपको बेसिक्स आ जाएंगे ना, जिसको जादू आता है, बेसिक्स वगैरह आ गए, वो फिर हम किसी को ट्रेनिंग बेटर दे सकते हैं। और क्या होते हैं जादू के बेसिक्स से कभी नहीं सिखाना चाहिए। जादू के बेसिक्स क्या होते हैं? जादू के बेसिक्स बहुत सारे हो सकते हैं। पहली बात तो आर्ट फॉर्म्स, मैजिक एक पेरेंट कैटेगरी है, पहली बात तो, जो बहुत लोगों को नहीं पता है। उसके नीचे जॉनर्स है, जैसे डांस के अलग अलग जॉनर्स होते हैं, कॉमेडी के अलग अलग जॉनर्स होते हैं, मैजिक के जॉनर्स है। क्या जॉनर्स? इल्यूजन्स। मैंने मेरे करियर की शुरुआत इल्यूजनिस्ट की तरह करी थी, जो हम स्टेज पे करते हैं। थोड़ा उदाहरण देके समझाएं। हाँ, हवा में गाड़ी उड़ा के गायब करना, किसी के लड़की के 2 टुकड़े करके वापस जोड़ देना, इधर से गायब होके वहां से पीछे से वापस आना। वो इल्यूजन होता है जो वो ऐसे बीच में आरी लगा के और अलग अलग कर देते हैं। जी, वो मेरे शो का बहुत बड़ा एक्ट था। तो इसे इल्यूजन बोलते हैं, जिसमें बहुत
मतलब मेरा 2 ट्रक का सामान था, 30 लोग असिस्ट करते थे, लाइट्स, ड्रामा, सेटअप पूरा था। वो इल्यूजन शो होता है एक। वो जो ऐसे होता है कि ये आदमी ताजमहल को गायब कर देगा। हाँ, इल्यूजन, आउटडोर इल्यूजन बोलते हैं उसको हम। हो सकता है ऐसा? जी, मैं बचपन में मैंने आर्टिकल्स, आपके रिसर्च टीम ने ये सब पता नहीं लगाया। बचपन का मेरा दावा था कि मैं ताजमहल गायब करके दिखाऊंगी। देखिए देवी जी, मेरी रिसर्च टीम पर सवाल मत उठाइए, क्योंकि उन्होंने जो पता लगाया है वो ठीक है, बोलिए। मैंने नहीं सुना। तो फिर मैंने वो नहीं किया, क्योंकि अब वो टेक्नोलॉजी से बहुत आसानी से हासिल हो सकता है। क्या ताजमहल गायब करना? लाइक नाउ द थिंग इज मच लेसर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी, बट आई थिंक मैं अभी भी कभी मौका मिला तो करने की कोशिश करूंगी। तो वो हो गए अपने इल्यूजन्स। फिर एक सेकंड, माफ करिएगा इस बदतमीजी के लिए बीच में। तो ताजमहल कैसे, कितनी देर के लिए गायब हो सकता है? डिपेंड करता है कि किस तरह से वो एक्ट डिजाइन होता है। अच्छा, पूरा डिजाइन करना होगा उसमें क्या? इट इज उसको ताजमहल को पूरा कवर करना पड़ेगा एक बार। अब हम आपको ये तो नहीं बता सकते कि नहीं, हम हमने कैसे जो करेंगे। बेसिक चीजें देखी हैं उसमें तो एक बार तो होता ना कि वो जादूगर काला, ऐसे काला कपड़ा डालेंगे मुबारक जी के ऊपर, हटाएंगे तो कबूतर निकलेगा। यार कोई कबूतर लाओ यार, इनको पहले कबूतर दो। नहीं। सो डिपेंड करता है, देयर आर मेनी वेज टू डू इट। एक तरीका नहीं है, मल्टीपल तरीके करने के। तो जब वो डिजाइन होता है और उसके हिसाब से कैसे हम वो इफेक्ट अचीव करें, क्योंकि देखो इफेक्ट अचीव करना, लोगों को लगता है हाँ आपने जैसे बोला कपड़ा लगा के गायब कर देंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उधर लोग खड़े होंगे, लोग बेवकूफ नहीं है। अगर हम कपड़ा लगा के ऐसे गायब, तो उनको भी तो दिख रहा है ना कि कपड़ा लगा के गायब कर। नहीं देवी जी, मैं तो नहीं मैं आपको नहीं बोल रही, मैं एक एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। सम्मोहन होता है, क्या होता है ये? देयर आर मेनी वेज टू डू इट। दैट्स आपने जो बोला था, आप ये गुड़िया भीतर गुड़िया कर रही है एकदम। जिसे आपने बोला सामूहिक सम्मोहन होता है, ट्रिकरी हो सकती है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दुनिया में कभी ऐसा हुआ है किसी जादूगर ने किसी बड़ी इमारत को गायब कर? या हुआ है, काफी बार हुआ है। इट इज हैपेंड मेनी टाइम्स। एएसआई वाले मित्रों, इसको बिल्कुल अलाउ मत करना। तो ये हुआ है, तो इसे आउटडोर इल्यूजन बोलते हैं। फिर एक होता है स्लाइट ऑफ हैंड। अगर आप कभी कोई रेस्टोरेंट में गए, कोई जादूगर, मतलब हाथ की सफाई, करेक्ट, हाथ की सफाई, तो कोई जादूगर आपके पास आया होगा जिसने आपका सिक्का गायब करा होगा आपके हाथ में, या ऐसे कुछ दिया होगा, मल्टीपल हो गया होगा, मुबारक जी की जेब से मेरी घड़ी निकलेगी। करेक्ट, घड़ी निकलेगी। इट्स अ नहीं, अभी तो यही है। ये जो स्लाइट ऑफ हैंड जैसा आर्ट फॉर्म है, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आर्ट फॉर्म है। क्योंकि 3 महीने लगते हैं एक 3 सेकंड की ट्रिक करने में। आपके हाथ में कॉइन, मतलब वो कॉइन गायब करना 3 सेकंड में गायब हो गया था वो कॉइन, लेकिन उसकी प्रैक्टिस के लिए कम से कम बोल रही मैं 3 महीने गए होंगे। ठीक है, 3 महीने, क्योंकि इस तरीके से करने में कि आपकी नेकेड आई से आप देख रहे हो और वो अब आपको नहीं दिख रहा है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट आर्ट फॉर्म। लोग महीनों सालों लगे। जैसे मैं देखती हूँ कभी कभी कोई मैजिशियन आते तो उनको बोलते हैं अरे ये क्या बाबा, उसको एक एक चीज करने में कितने साल लगे आपको नहीं पता। देखिए, चूंकि जादूगर अपना काम ईमानदारी से और मेहनत से करते हैं, इसलिए उनको रुपए पैसे गायब करने में इतना वक्त लगता है। बाकी तो हमारे देश में अरे आई डोंट नो। जी आगे बताइए। तो वो हो गया स्लाइट ऑफ हैंड। फिर एक आर्ट फॉर्म हो गया एस्केपोलॉजी। अगर आपने हैरी हुडिनी जी के बारे में सुना है, वो एक एस्केप आर्टिस्ट थे, करेक्ट। तो एस्केप आर्टिस्ट कहा जाता है जो चेन बांध के बक्से में डाल के पानी में डुबो देते हैं। करेक्ट, चेन बांध के बक्से में डाल दिया, या चेन बांध के उल्टा ऊपर से गिरा दिया, या कहीं से भी उनको स्ट्रेट जैकेट पहना दिया और पानी में मतलब कुछ भी हो सकता है। देयर आर मेनी, अगेन अलग अलग ड्रामेटिक सिचुएशंस हो सकती है जो लोगों को एड्रेनलिन दे के यार ये कैसे हो रहा है, तो वो इसे एस्केप आर्टिस्ट बोलते हैं। एस्केपोलॉजी वो आर्ट फॉर्म है। मेंटलिस्ट हो गया जो मैं करती हूँ, मैं इल्यूजनिस्ट से मेंटलिस्ट बनी हूँ। अच्छा, ये एक डिग्री ऊपर है बीए के बाद? नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं, हर आर्ट फॉर्म बहुत अच्छा, बीए बीएससी जैसा है। इट इज कुचिपुड़ी डांसर चेंज करके मैं सालसा डांसर बन गई। वही मैंने कहा, बीए बीएससी जैसा। लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसा आर्ट फॉर्म बदलना। मुझे 2 साल वो ट्रांजिशन में लगे थे। तो मेंटलिस्ट जो होता है वो क्या करता है? मेंटलिस्ट में, और मैं हूँ, ऑडियंस से माइक है, तो जो प्रॉप सिर्फ लोगों का माइंड होता है। मेंटलिज्म में बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि किसी का माइंड रीड करना, किसी का फ्यूचर बताना, किसी के पास्ट के बारे में कुछ बताना, किसी के फोन्स को हैक कर देना। फ्यूचर प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा बताइए। पास्ट तो ठीक है, हो गया है।
क्या बताऊं? मतलब ऐसे भविष्यवाणियां की जाती हैं लोगों को देख के। जी, अगेन जितना आपकी आंखों में मैं चमक देख रही हूँ ये सुनकर, तो क्लैरिफाई करना जरूरी है। वी डोंट रीड माइंड्स, वी गिव एन इल्यूजन ऑफ रीडिंग माइंड्स। हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते, हम इल्यूजन देते हैं फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे संस्कारी के साथ साथ साइंसकारी होने को बड़ा वजन देते हैं। एब्सोल्युटली और इम्पोर्टेंट। आपने इतनी ऑनेस्टली ये कहा, वरना मैं आपसे पूछने वाला था कि मुबारक जी। मुझे एक हाँ, क्या मुबारक जी बताइए? नहीं, एक तो इनका होना ही बड़ा मुबारक है। तो इनके भविष्य के बारे में जानने का भ्रम दिया जा सकता है क्या? भ्रम दिया जा सकता है, लेकिन इनका भविष्य सिर्फ आप ही आपका भविष्य सिर्फ आप ही बना सकते हो, कोई नहीं बता सकता। इतना है। तो मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स आके पूछते हैं कि मुझे एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे, मेरा करियर इस पे अटका हुआ है, आप बता ही सकते कुछ भी मेरे भविष्य के बारे में। मेरे माता पिता मेरे बहुत टेंशन में, मुझे बहुत सीरियस ईमेल्स आते हैं और मुझे कुछ मैं सबका तो रिप्लाई नहीं कर पाती, पर मैं देती हूँ टाइम, बैठ के उन लोगों को रिप्लाई करती हूँ, बताना और समझाना कि आपका भविष्य आपके हाथ में है। ऐसे ऐसे सवाल पूछे उन्होंने, मैम मेरी गर्लफ्रेंड कब बनेगी? पहले मेरा कुछ हो जाए फिर आपके बारे में बात करते हैं। ये भी पूछा तो हम ही ऐसे चल रहे हैं। We will come to that. We will come to that, okay. तो अब आप लोगों के सुहानी जी से बहुत सारे सवाल होंगे। पहला सवाल पूछेंगे हमारे साथी मुबारक जी। जी मुबारक जी। बहुत जादू हो रहा है। जादू हो रहा है, ये तुम अवमानना के स्वर में क्यों कह रहे हो? तो मैं ऐसा कुछ पूछना चाहता हूँ जो आपके प्रोफेशन से अलग है। जी मेरा जरूर। सवाल ये होना है कि आपने बोला कि आप 6 साल की उम्र से ही इस प्रोफेशन की तरफ या जो कुछ भी है अट्रैक्ट हो गई थी और फोकस था, पर अगर ये आपने नहीं किया होता तो सेकंड लाइन ऑफ प्रोफेशन आपने क्या चुना होता? कभी सोचा है राइटर होती, संपादक होती अच्छे और थैंक यू, मार्च के महीने में ये अच्छे जोड़ना जरूरी था। या पायलट होती, कुछ भी प्रोफेशन जो आपको अट्रैक्ट करता है कि यार, जैसे हम सबको लगता है कि यार ये तो जो कर रहे हैं ठीक है, इसमें भी हम कुछ कर सकते थे। जैसे इनको भांति के प्रोफेशंस बहुत अट्रैक्ट करते हैं और वो कोशिश भी करते हैं। तू कब से माइंड रीडिंग करने लगा? तो यही मेरा सवाल है। ट्राई किया है मैंने, बहुत कुछ ट्राई किया। इनफैक्ट सबको करना चाहिए, मैं मानती हूँ कि जब हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, ठीक है, तो हम उतनी ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं और जो भी सीखा है वो कहीं ना कहीं लाइफ में काम आता है। कोई भी सीखी हुई चीज़ वेस्ट नहीं जाती, ठीक है। जब मैंने जादू करना शुरू करा तो मैंने बचपन से, पर मैंने जादू करने के पहले भी, जैसे मैंने आपको कहा, मैं स्विमिंग स्टेट लेवल चैंपियन थी, मैंने कंप्यूटर्स में डिप्लोमा कर लिया था, तो उसके पहले भी मैं कुछ कर रही थी बचपन से। मतलब हमारा फैमिली कल्चर ऐसा था, क्रेडिट मैं नहीं लूँगी, मेरा भाई स्पोर्ट्स में था तो मैं उसकी वजह से मैं इसके साथ गई, वो स्टेट लेवल चैंपियन था तो इसलिए मैं मेरे भाई के साथ गई तो मैं भी खेलने लग गई। घर का माहौल ही ऐसा था कि सब इंडिपेंडेंट बनो, सब अच्छा काम करो, बहुत इंकरेजिंग पेरेंट्स थे, तो मुझे अपब्रिंगिंग अच्छी मिली। ये श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाता है, मेरे को नहीं लेना चाहिए। तो जब मैंने जादू करना शुरू किया तो फिर बहुत डेडिकेटेड हो गई थी मैं, क्योंकि उस मैजिक मेरे से उतना डिमांड कर रहा था, इतना डिमांड कर रहा था कि मतलब वक्त आया था कि मुझे स्कूल में एग्ज़ाम देनी है या शोज़ करने हैं, तो घर पे बैठे थे मम्मी पापा और मैं, और वो बात हुई थी कि अब क्या करें, एग्ज़ाम देने बार बार जाना पड़ रहा है, शोज़ बंद करने पड़ रहे हैं, फिर टीम का क्या होगा, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा टीम होता है, वो उनकी बेरोज़गारी हमारे पे चलती है, उनकी रोज़गारी हमारे पे चलती है, तो क्या करें। तो मुझे पूरा कॉन्वर्सेशन याद नहीं है, पर मेरे डैड ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि या तो मेरी बच्ची 60 बच्चों के साथ क्लास में बैठेगी या 60,000 के सामने परफॉर्म करेगी। डिसीजन आसान हो गया। और मेरी मम्मी ने बहुत अच्छी बात बोली, बच्चे को अगर सीखना है तो कहीं से भी सीख लेगा, नहीं सीखना है ना तो बेस्ट स्कूल में डाल दो, फेल हो जाएगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन पर ज़रूरत से ज़्यादा ही जोर दिया जाता है। तो कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की आपने? पहली तक। थैंक यू फॉर सेइंग, फॉर रिवीलिंग दैट। नहीं, वो तो मैं मानती हूँ स्कूल एक बहुत अच्छा मीडियम है सीखने का, पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल नहीं हो तो आप सीख ही नहीं सकते हो। इकलौता मीडियम नहीं है वो। करेक्ट, बट इट्स अ वेरी गुड मीडियम जहाँ पे हर चीज़ सीख लेते हो। तो जब मैं स्कूल नहीं गई तो मुझे बहुत टाइम मिल गया। अब मैं मैजिक कर रही हूँ, रात को मेरे शोज़, अब दिन में क्या करूँ। और शोज़ तो ऐसा है कि अब डिनर करने जैसा है, रोज़ करते हैं, मज़ा आता है, ठीक है। नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम भी होगी, भूख भी लगी तो स्टेज पे जाना भी अच्छा लगता है। तो दिन में मेरे पास बहुत टाइम था, और क्योंकि मैं अलग अलग शहरों में जाके शोज़ कर रही थी, मैं कभी साउथ में हूँ, कभी नॉर्थ में हूँ, कभी अमेरिका में हूँ, कभी ईस्ट इंडिया में हूँ, तो
मेरे को लग रहा था यार यहाँ पे तो हर लोग, मतलब मैंने बचपन से देखा कि लोग एक चीज़ को कितने अलग अलग नज़रिए से देख सकते हैं, क्योंकि जब आप छोटे होते हो तो आपका खुद का नज़रिया नहीं होता है, तो आप सबके नज़रिए देखते हो, तो आप ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रॉन्गर होता है। तो जब मैं 13 साल की थी और मेरे पास ऐसे लोग भी आते थे, शो के बाद हमारी बीमारी ठीक कर दो, मैं कानपुर में शो कर रही हूँ तो लोग आए थे कि शहर में चोरी हुई, आप जादू से बता सकते हो चोरी किसने करी है। मैं 9 साल की हूँ। कानपुर वाले क्यों करते हो तुम लोग ऐसा? बहुत खराब लगता है, डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। कानपुर की बात है, मतलब वो उधर मैं 9 साल में उनको ऐसे देख रही हूँ कि तुम सच में मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो, मतलब तुम बड़े हो, तुमको तो पता होना चाहिए कि जादू एक कला है। में सुहानी ये चलता है कि जब किसी की गाय या भैंस खो जाती है तो वो पंडित के पास पहुंचते हैं कि पतरा देखकर बताओ किस दिशा में मिलने की संभावना है। तो ये जो सीख है ये मुझे बचपन में रियल लाइफ में मिल रही थी, मुझे किताब नहीं पढ़नी पड़ी। प्लेसिबो इफेक्ट जो होता है वो मैंने रियल लाइफ, मैं नासिक में थी। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, कई लोगों के लिए नया शब्द होगा। बता रही हूँ ये इस बारे में पहले बोल चुकी हूँ, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि ये इंसिडेंट इसलिए एक्सप्लेन मैं वापस कर रही हूँ, पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये मेरे लिए एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इंसिडेंट था। मैं नासिक में शोज कर रही थी, मैं 13 साल की थी। शो के बाद जैसे लोग मिलते हैं तो कुछ मिले, और एक व्यक्ति बहुत दूर ऑडियंस में ही कहीं बैठे थे, तो मुझे बोला उनसे मिलने, आपसे मिलने के लिए वेट कर रहे हो। तो मैं गई, तो मुझे लगा यार वो आ क्यों नहीं रहे, मैं क्यों जा रही हूँ। तो मैंने कहा चलिए। वो धीरे धीरे उठ के आए तो देखा कि वो चल नहीं पा रहे थे बराबर से, ऐसे धीरे धीरे। जब पास में आया तो देखा उनके चेहरे पे इधर ऐसे बॉइल्स हो रखे हैं, नॉर्मल नहीं था वो चेहरा जो मैंने देखा। जब उन्हें बोलना शुरू करा तो आवाज़ ही एकदम ऐसी थी कि किसी ने यहाँ पे अटका के रखी है कुछ। मराठी बोल रहे थे, जब थोड़ा टूटी फूटी मैं समझी तो समझ पड़ा कि उन्होंने मस्कीटो रिपेलेंट पी लिया है, और थोड़ा सा अभी इसलिए ठीक है क्योंकि फिर भी थोड़ा ही बोल पा रहे हैं। और उनको मल्टीपल फिजिकल और मेंटल इश्यूज है, और वो चाहते हैं कि मैं जादू से उन्हें ठीक करूं, और मैं उनकी लास्ट होप हूं। अगर मैंने ठीक नहीं किया तो वो नासिक के ब्रिज से कूद जाएंगे। कहाँ से कूद जाएंगे? नासिक के कोई ब्रिज से कूद जाएंगे। अच्छा। अब मैं हूं 13 साल की, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात रखना, इन अ नॉन डिजिटल वर्ल्ड। तो जो इन्फॉर्मेशन जो आज हम सुसाइडल टेंडेंसीज के बारे में पढ़ते हैं वो सब समझ नहीं थी मुझे सिर्फ जादू करना आता था। तो मैंने ऐसे जादू से पानी अपीयर किया उनके सामने, मटका, दही का जो मटका होता है वो पड़ा था। मैंने पहले तो ऐसे दिया थोड़ा सा पानी, उनको दिया, उनको बोला कि आप इसे पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मैंने 2 घूंट पिया, फिर ऐसे ऐसे कुछ किया। मैं बहुत घबरा रही थी। उसके बाद उन्होंने बोला मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने और पानी निकाला और ऐसे उनके सामने मैजिक से ऐसे पानी अपीयर करा और मटका भर दिया और उनको दिया। कोई मेरे को जज नहीं करेगा, क्योंकि 13 साल में मेरी यही समझ थी। मैंने उनको बोला 2 घूंट सुबह पीजिए, 2 घूंट शाम को पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। डॉक्टर से हम यही सुनते हैं, मैंने भी डॉक्टर से ये सुना था, उतनी समझ, और वो दिया। क्योंकि इधर स्कोप समझ पड़ गया था कि एक्सप्लेनेशन का मोमेंट नहीं है ये, इधर कुछ देना पड़ेगा, उम्मीद देनी पड़ेगी। वो लेके गए, मैं मेरे शो में लग गई। नासिक से हम चले गए औरंगाबाद, मेरे तो शो चलते रहते थे। अब 1 महीना औरंगाबाद हमारे शो चल रहे, टापड़िया नाट्यगृह, वहाँ पे एक जगह। मुझे एक पोस्ट कार्ड आता है करीबन 1.5-2 महीने बाद, मराठी में लिखा हुआ था ट्रांसलेटेड टू, आपके पानी से मेरी तबीयत ठीक हुई है, मैंने डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया है, वो पानी में चमत्कार था, आप भगवान हो। ये पोस्ट कार्ड मेरे पास आज भी संभला हुआ है। और वो पढ़कर मैंने तो पानी दिया था जो हम रोज पीते हैं, ये तो इससे वो ठीक कैसे हो गए? ये मेरे लिए जादू था कि ये तो ठीक हो ही नहीं सकते उस पानी से। तब जाके मुझे प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब समझ पड़ा कि ओ, जो बीमारी हमारे मन में जो है, जो आधा प्रॉब्लम उनका 30% ऑफ नेगेटिविटी इन द माइंड थी और आधी फिजिकल थी, जो 30% नेगेटिविटी वो पानी से ठीक हो गई क्योंकि उनको उम्मीद मिल गई। तो प्लेसिबो इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं, वो पानी में दे दिया। अब ऐसे बहुत और इंसिडेंट्स हैं, बहुत बीमार हो जाते हैं तो बच्चों को मेरे पास लेके आते थे कि आप हाथ रखो तो ये, मैंने कहा नहीं होगा ठीक मेरे हाथ रखने से, नहीं होगा।
आपको नहीं पता है, हो जाएगा उनको। मुझे मैं आप नहीं, आपके अंदर देवी शक्ति है। कोई व्यक्ति अगर 8 साल की बच्ची को स्टेज पे हवा में उड़ते हुए देखता है अपने ऊपर, उनको लगता है मेरे में देवी शक्ति है। ठीक है, तो राजस्थान, आप अजमेर की बात है, आप इस पे हाथ रखो, ये बच्चा मेरा ठीक होगा। वो माँ आई है मेरे पास अपने बच्चे को लेकर, क्या करूं मैं? पर इतने जो मेरे अनुभव हुए बचपन में, मेरे पिताजी ने 13 साल की उम्र पे मुझे बोला बेटा तुझे इस पे किताब लिखनी चाहिए, तो किताब जो आप बोल रहे थे। अब किताब लिखने की जब बात आई, मैंने कहा पापा बात तो बड़ी अच्छी है, लिखेंगे कैसे है? हम बोलते हिंदी है, हिंदी लिखनी नहीं आती। अंग्रेजी का ABCD थोड़ा बहुत आता है, कैट बैट डॉग आता था तब तक फर्स्ट स्टैंडर्ड में, पर अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। 13 साल की उम्र में मैंने मैथ्स, इंग्लिश और साइंस पे काम किया, और जो भी मेरे आसपास लोग थे वो मुझसे ज़्यादा पढ़े हुए थे। जो मेरे शो में पर्दा खींचता था वो 4थी पढ़ा हुआ था, उससे मैंने मैथ्स सीखा है। जो मेरे बैक स्टेज में जो लीड असिस्टेंट थी उसको इंग्लिश आती थी, वो मुझे इंग्लिश ऐसे सिखाती थी। मैंने मेरी पहली किताब लिखी जब मैं 14 साल की थी, और वो किताब मैंने रिलीज़ नहीं करी, मुझे लगा कि ये परफेक्ट अच्छी नहीं है। फिर मैंने एक और किताब लिखी, जैको पब्लिकेशन ने उसको रिलीज़ किया जब मैं 15 साल की थी, अनलीश योर हिडन पावर्स, उसके 4-5 एडिशंस आ चुके हैं। उसके बाद मैं और 3-4 किताबें लिखी। किताब लिखने के बाद फिर ये जर्नी शुरू हुई मेरी दूसरे प्रोफेशंस में घुसने की। पर वो मेरे लिए डिमांड एंड सप्लाई था कि लोग मुझसे कुछ डिमांड कर रहे हो तो मैं दे रही हूँ। तो किताब लिखने के बाद बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, बहुत सारे स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस मुझे बुलाने लगे लेक्चर के लिए। तो मैं जाती थी, मैं लेक्चर देती थी। कभी कभी मैं खुद घबराती थी कि यार ये तो सारे मतलब CEOs बैठे, ये बैठे तो बहुत पढ़े लिखे, मैं क्या सिखाऊंगी उनको, मैं क्या बताऊंगी उनको। पर मुझे मैजिक था, मैजिक की वजह से मुझे साइकोलॉजी आती थी, साइकोलॉजी की वजह से मुझे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते थे जो सिर्फ आपको ये आर्ट फॉर्म सिखा सकता है। मैजिक की वजह से मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा था, मैजिक की वजह से मेरा हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा था, मैजिक की वजह से मुझे पता था कि मुझे लोगों को यहाँ दिखाना है और यहाँ क्या करना है। तो मैजिक एज एन आर्ट फॉर्म ने मुझे बहुत, मेरे लिए मैजिक मेरी स्कूल है, उसने मुझे सब कुछ सिखा दिया। तो मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनको दिखाती थी कि किस तरह से आप जो देख रहे हो वो सत्य नहीं है, आप जो सोचते हो वो सत्य है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने करी हुई है, और ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स मैं सिखाते सिखाते खुद भी सीखती थी, खुद भी समझाती थी। फिर एक वक्त आया कि लोग अप्रोच करने लग गए कि एक तो है कि मैं जा रही हूँ, फिर उनको आना था, तो फिर मैं वर्कशॉप्स करने लग गई 4-4 दिन के। फिर वर्कशॉप्स किए तो फिर लगा कि थोड़े सीरियस इश्यूज़ हो रहे, तो मैंने गोवा में कुछ एक सेंटर बनाया जहाँ लोग आके मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो वो हमने किया। तो ये चलता गया। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी है, ऐसा नहीं है कि मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है। और मुझे लगता है हमें करना चाहिए। जब आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, सारी चीज़ें जब आप करते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, मेरा पैशन क्या है, मेरा पैशन क्या नहीं है। मैंने इतनी सारी चीज़ें करने के बाद मैं कंफर्म हो गई, अब तो जादू ही करना है। बढ़िया। अगला सवाल। सुहानी, आपके हाथ पे जो टैटू बना है उसका क्या मतलब है और कब बनवाया वो आपने? मैं बहुत छोटी थी, 13-14 साल की थी होंगी मैं, बहुत छोटी थी। हाँ, और क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करना था कि मुझे टैटू करवाना है, तो मैंने मेरे फादर को बोला पापा आपको टैटू कराना चाहिए। तो मेरे डैड का पहला टैटू करवाया हमने पहले, तो उनका अभी उनका पूरा हाथ वाथ टैटू में। फिर मैंने मेरे भाई को टैटू करवाया। फिर बोला मुझे करना चाहिए टैटू यार, आप लोग के हाथ में बहुत अच्छा लग रहा है। तो दैट्स व्हाई आई कन्विंस्ड देम। आपको वाकई जादू आता है। नहीं, प्यार से बातें करने में बहुत जादू है, प्यार से बात करो सब हो जाता है। तो ये सिंबल्स है, पीस का सिंबल है पहला, पीस शांति। दूसरा एक स्टार है, जो मेरे लिए सक्सेस स्टार आसमान में होते हैं, मेरी सिग्नेचर में भी स्टार है, मुझे स्टार पसंद है, इन जनरल स्टार है। ये एक प्लस साइन है फॉर पॉजिटिविटी। नेगेटिव को हम, माइनस को नेगेटिव बोलते हैं, प्लस को पॉजिटिव बोलते हैं। तो ये प्लस साइन इज फॉर पॉजिटिविटी इन लाइफ, ताकि मैं रिमेंबर रखूँ, अपने को याद दिलाती रहूँ कि भले दुनिया में तेरे साथ कुछ भी हो जाए, तुझे पॉजिटिव रहना है। When you give out something, you give out positivity. That is very important. तो इसलिए वो नसों पे करवाया हुआ है। और लास्ट वाला ना, मुझे क्योंकि मैं कंप्यूटर में बहुत एक्टिव थी, मैं टेक savvy हूँ, तो एक स्माइल है, हैप्पीनेस सिंबल है, लेकिन वो स्माइली वाला है रादर देन अ स्माइल। तो इंटरनेट पर जो हम कोलन करके एक क्लोज ब्रैकेट वाला करते हैं, ये वो स्माइली है। तो इट्स हैप्पीनेस, पीस, सक्सेस, पॉजिटिविटी, ताकि मेरे को हमेशा ये चीज़ें याद रहे। मैं अपने देखूँ अपने आप को, मुझे ये मेरी पहचान होनी चाहिए, मेरे साथ कुछ भी हो, दिस इज व्हाट आई गिव आउट। तो ये टैटू आपने ही डिज़ाइन किया था उस उम्र में? हाँ 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 जी। आइए इधर आइए। राजेश जी सवाल पूछना चाहते हैं। लीजिए। आप जादू से समझा आपने? हाँ, ये देखिए माइंड रीडर असली नहीं, मेरे लिए तो मैं सवाल पूछना अभी चाहता तक हूं, का ये इनको हासिल इल्हाम हो गया। अब मेरा अभी तक का हासिल है, व्हेन सुहानी सेड ना कि प्यार से बात करिए, इससे बड़ा जादू कोई नहीं है।
आपने बहुत प्यार से बात की। मेरा सवाल, देखिए सवाल इन्होंने कहा है पूछने के लिए, तो मैं पूछ रहा हूँ। दरअसल अच्छा, आपके पास नहीं था मेरे लिए जवाब? आपको सुनना जो है अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त अनुभव है, और मैं आप चुपके से बैठ करके सुन रहा हूँ। पीछे ये तस्वीरें शायद इनके कैमरे में आएंगी। मैं आपसे पूछना ही चाहता हूँ कि जब आप जादू नहीं करती हैं, आपको खालीपन का एहसास होता है, एकांत, अकेलापन, या मिथ्या जो है दुनिया है इसके मिथ्या होने का एहसास होता है? वो आपको मानसिक रूप से परेशान करता है क्या? झूठ, माया, इल्यूजन, दरअसल सब कुछ इल्यूजन है, ये आपको मानसिक रूप से परेशान करता है? कभी करता है या नहीं करता है? मैं पहले आपका सवाल एक बार दोहराती हूँ ये समझने के लिए कि मैं आपका सवाल समझी। जी, आप समझा दें चाहे। नहीं, हाँ। तो आपका सवाल सर ये है कि, सर आपका नाम क्या है? राजेश जोशी। राजेश जी, आपका सवाल ये है कि जब मैं जादू करती हूँ तब तो खुशहाल ज़िंदगी है मेरी, पर जब मैं जादू नहीं कर रही तो क्या अकेलापन मुझे खाता है, जो नेगेटिविटी में देखती हूँ, या जो ये मतलब नेगेटिविटी, अकेलापन। ट्रोल्स की बात नहीं कर रहा। हाँ, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रोल्स। मैं फिलोसफिकल ढंग से आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आप जादू करती हैं, पूरा मजमा आपके सामने है, सब आपके वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है आप क्या कर रही हैं, आपको मालूम है कि ये चमत्कार नहीं है। वो खालीपन का एहसास जब आप नहीं कर रही होती जादू, अपने घर में होती है, बेडरूम में होती हैं, उसका मिथ्या यानी उसके खालीपन का, उसके हवा हवाई होने का एहसास आपको सालता है कहीं भीतर से? ये सवाल है मेरा। आर्टिस्ट की जो जिंदगी होती है वो थोड़ी बहुत इस प्रकार होती है, क्योंकि एक पल पे हमने एक बहुत बड़ा शो किया है और लोग चिल्ला रहे सुहानी, और तालियां बजी है, और वो आपको एक टच के लिए मर रहे हैं, और आपके ऑटोग्राफ की एक सेल्फी मिल जाए, और किसी तरह हम वहाँ से निकल रहे हैं और तुरंत ही हम आ जाते हैं खाली कमरे में। मतलब लिटरली 10 मिनट में हमारी ज़िंदगी से जहाँ सब लोग हमको जा रहे हैं, वहाँ से हम आ गए इधर जब हमारे लिए कोई नहीं है, हम अकेले हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट बहुत बड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कॉन्ट्रास्ट बचपन से देख रही हूँ, तो मेरे लिए नया नहीं है, मेरे लिए ये हमेशा से होता आया है। क्या ये मुझे परेशान करता है? कभी कभी हाँ करता है। हम बचपन में ज़्यादा करता था, अभी कम करता है। कभी कभी ऐसा फेज़ आता है तब 15 दिन तक बहुत परेशान हो रही हूँ मैं। होता है, ज़रूर होता है। बचपन में वो सारे जो मोमेंट होते हैं कि बाथरूम में बंद करके कांच में देख के हम रोए हैं, या मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरा कोई दोस्त नहीं है, ये सारे मोमेंट हुए हैं। बचपन से ही सीख लिया था, वेदर यू विन और लूज इन लाइफ यू हैव टू पे अ प्राइस। ठीक है, तो कि मैं खुश तो थी, ऐसा नहीं मैं दुखी थी, मैं खुश भी थी। स्टेज पे जाने को मिल रहा है, उससे बड़ी खुशी मेरे लिए, उससे बड़ी खुशी कुछ है ही नहीं। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बोल नहीं पा रही, मेरा कान का पर्दा फटा था, मेरे आवाज़, आप मुझे स्टेज पे डालो, मैं ठीक हो जाऊँगी। स्टेज मेडिटेशन है, स्टेज रेमेडी है, स्टेज डॉक्टर है, स्टेज वो सखी है, स्टेज वो माँ बाप है। स्टेज पे सब ठीक हो जाता है, वो कंफर्ट मिल जाता है। स्टेज से बाहर निकलते प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैंने उसका फिर जुगाड़ निकाल के रखा। जैसे जैसे बड़ी हुई, सीखती गई, तो रियलाइज़ हुआ कि दुखी रहने का कोई मतलब नहीं है। जीवन एक ही बार मिला है, खुशी से बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर खुशी से नहीं बताया तो क्या कदर ही नहीं करी यार, जो जीवन भगवान ने या यूनिवर्स ने हमें दिया है, तो फिर तो क्या मतलब। तो मैंने जुगाड़ 2-3 चीज़ें करनी शुरू करी। मैं हर 2 साल एक नया स्पोर्ट लेती थी, मैं टेनिस सीखती थी, फिर मैं पेंटिंग करती थी, फिर मैंने आर्ट में अपने आप को ढूंढा। फिर मुझे लगा कि लोगों में जो प्यार है वो किसी और चीज़ में नहीं है। मेरे 3-4 कोर दोस्त हैं, जो पहले से मेरे दोस्त हैं, जो मेरा सिक्योर सिस्टम, मैं बोलती हूँ वो होने बहुत ज़रूरी है। वो आपको सिक्योरिटी देता है कि दुनिया में कुछ भी हो, ये 3 लोग मेरे लिए है। तो वो 3-4 दोस्त, ये अभी की बात है, ऐसे नहीं कि मैंने पहले से किया, मुझे टाइम लग गया ये सब समझने में, जानने में, पर पिछले 3-4 साल में वो 3-4 दोस्त अच्छे हो गए। माँ बाप से मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा है मेरे। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं अरे आप तो किस्मत वाले हो, माँ बाप अच्छे मिले, आपके तो झगड़े नहीं होते, बहुत होते हैं। कम्युनिकेशन में मानती हूँ, जैसे मैंने कहा, प्यार से बात करने से सब होता है। माँ बाप से मैंने बहुत अच्छी तरह से बात करी, मेरे माँ बाप मुझसे बहुत अच्छी तरह से बात करते, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरी नीस। मैंने एक चीज़ सीखी है कि परिवार से लड़ाई आपको हमेशा तोड़ के रखेगी, क्योंकि वो आपकी नींव होती है। तो कितनी भी मेहनत हम दुनिया को संभालने में रखते हैं कि यार ये दुखी ना हो जाए, वो दुखी ना हो जाए, मेरा दोस्त बुरा ना मान जाए, यार मेरी गर्लफ्रेंड बुरा ना। माँ बाप को उतना इम्पोर्टेंस देकर उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखने में आपका जीवन बदल जाता है। मेरा तो आज मेरे को बहुत अच्छा लगता है
मेरे माँ बाप से मैं बात करती हूँ, मेरे दोस्तों से मैं बात करती हूँ, मेरी कला मेरा आर्ट फॉर्म है, मेरी टीम बहुत अच्छी है जो मुझे मैनेज करती है। अपने आसपास अगर मैं अच्छे लोग रख लेती हूँ मेरे जैसे, जो मेरे वेवलेंथ पे है, तो अच्छा लगता है। फिर भी अकेलापन महसूस होता है बट चल जाता है। अभी आपने बोला कि मैजिक सिखाना नहीं चाहिए, तो जो लोग सीखना चाहते हैं वो अपने आप अपना रास्ता खोज लेंगे, तो वो या तो इंटरनेट का सहारा लेंगे या ऐसे ही वीडियोस। तो आपको क्या लगता है कि वो उससे परिपक्व हो पाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि वो गलत चीज़ें सीख लें, क्योंकि गुरु का होना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा ये मानना है कि शुरुआत से कभी जादू नहीं सिखाना चाहिए। अगर किसी को बेसिक्स आ जाते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग हो गई मैजिक की, और फिर कोई जादूगर मेरे पास आज बिगिनर मैजिशियन मेरे पास आता है और मुझे अपनी वीडियो भेजता है, देखो मैं ये कर, फिर मैं उसको सजेशन दूंगी, बेटा तू ऐसा कर, ये कर, तुमने ये जो प्रेजेंटेशन दिया है उसके अंदर स्टोरी टेलिंग की कमी है, तुम ट्रिक बता रहे हो, तुमको ट्रिक नहीं दिखाना, तुमको परफॉर्म करना है, तुमको एक एक्सपीरियंस देना। यू नेवर सेल अ ट्रिक, यू सेल एन एक्सपीरियंस। ये सब सजेशन मैं बिगिनर के बाद लोगों को देती हूँ। बट मैं आई टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यों नहीं सिखाती, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है। सब अलग अलग जादूगरों के अलग अलग थॉट प्रोसेस होते हैं। मैं दिल्ली में हूँ, नोएडा में हूँ अभी। अगर नोएडा में मैंने एक स्कूल खोल दी जादू की और यहाँ के बच्चों को जादू सिखा दिया, वो जादू दिखाएंगे किसको? सबको पता है कैसे हो रहा है। तो आर्ट फॉर्म, अगर जितने ज्यादा लोगों को पता चल रहा है कि जादू कैसे हो रहा है, आर्ट बढ़ता नहीं है। मैजिक ही एक ऐसी कला है जिसको स्प्रेड करने से, जिसको सिखाने से वो कला मरती है, बढ़ती नहीं है, क्योंकि वो कला का जो बेस है वो मिस्ट्री है। इसलिए मैं बोलती हूँ जादूगर की लिमिटेशंस है, लेकिन कला का कोर ही वो है। तो जितना ज़्यादा हम सिखाएंगे उतना हम आर्ट को मार देंगे। अगर आपको मैंने बता दिया कि मैं कैसे कर रही हूँ, वो आर्ट आपके लिए मर गया। अभी बात हो रही थी कि जो मैजिशियंस होते हैं वो बहुत चमक धमक वाले कपड़े पहनते हैं। तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जब भी कोई मतलब जादूगर कोई एक्ट करता है तो उसके अटायर का रोल क्या होता है उस एक्ट में, मतलब हर एक पर्टिकुलर रोल के हिसाब से? क्योंकि मुहावरा से चलता है क्या, जादूगरों जैसे कपड़े पहन के आ गए। आई थिंक वो अगेन ये पर्सनल चॉइस है। वैसे आजकल के जादूगर नहीं है अब जो ब्लेजर्स, ग्लिटरी कपड़े। आजकल के जादूगर बहुत सारे मेंटलिस्ट मैजिशियंस हैं जो आपको, मैं भी कॉलेजेस में अगर करती हूँ कभी मैं जीन्स टॉप ब्लेजर में कर लेती हूँ। मुझे ब्लेजर कंफर्टेबल लगता है, मेरा कंफर्ट क्लोथिंग है। मैं जब कहीं जाती हूँ मुझे टेंशन नहीं लेनी कि इधर क्या, इधर ये, ब्लेजर डालो, अब करो क्या बात करनी है। मैं कपड़ों का टेंशन नहीं लेना पसंद करती, इसलिए मेरा ये है। आई फील क्लोथिंग इज़ योर शोमैनशिप। आप अपना कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो और आपको किस में आपको कंफर्ट लग रहा है, आप वो पहन रहे हो। मेरे लिए होता है लाइक मैजिक एज एन आर्ट फॉर्म बहुत शोमैनशिप है, स्पेशली मेंटलिज्म के अंदर। मेंटलिज्म कैसे किया जाता है? मेंटलिज्म के बहुत बेसिक फंडे हैं। हम आपको या तो इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ सोचने के लिए, या तो हम आपके माइंड से इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं जो आप सोच रहे हो, आपके माइक्रो एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज या और कोई तरीके से। हम और क्या कर सकते हैं? हम चीज़ों का या आपके स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लोथिंग हेल्प्स समटाइम्स टू टेक फॉर पीपल टू टेक यू सीरियसली। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट्स और शर्ट पहन के मेरे को कोई बच्ची समझेगा, वैसे ही समझते हैं। ठीक है, तो समटाइम्स यू यूज क्लोथ्स टू प्रेजेंट योर सेल्फ वेल, टू पुट अप एन इम्प्रेशन। कभी कभी मेंटलिज्म सिर्फ लिंग्विस्टिक डिसेप्शन पे चलता है, सिर्फ बातों में आपने कर लिया जो करना है, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो क्लोथिंग का उतना ही काम है, दैट्स इट। मैं बागेश्वर बाबा का जब यहाँ रायपुर में कार्यक्रम था तो मैं वहाँ गया था उसका कार्यक्रम को कवर करने। तो उसमें बहुत सारे लोग, बहुत अच्छी खासी संख्या में ऐसे लोग आते हैं जिनके बच्चे बीमार हैं या फिर उनके घर का कोई बीमार है, और वो ऐसे रोग हैं जो विज्ञान में भी असाध्य हैं। मतलब किसी को अगर बचपन से तो प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, और या फिर आगे चल के कुछ हो गया, तो वो आते हैं और इसीलिए आते हैं कि अगर ये हाथ रख देंगे, आशीर्वाद दे देंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो क्या वो प्लेसिबो इफेक्ट ही है और जो सुहानी कर रही हैं वही बाबा कर रहे हैं? एक पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये कि बहुत सारे लोग जो थोड़ा जादू या फिर इसको समझते हैं वो ये बोलते हैं कि चाहे सुहानी शाह हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे पंडेखर जो भी पंडोखर बाबा, इनका सारा ट्रिक, सारा मैजिक कागज़ और स्लेट में है। अगर कागज़ और वो पेन और स्लेट हटा दिया जाए तो इनका मैजिक ख़त्म हो जाता है। फिर ये आपके बारे में नहीं बता सकते। अच्छा, तो सबसे पहले तो कला के बारे में बात कर देते हैं कि कागज़ और पेन हटा दिया तो नहीं कर सकते। आप ही ने सवाल पूछा है। अच्छा, मैं बोल रही थी कुछ लिखने को मुझे मिल जाए पर कागज़ पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो
विनायक जी आप आगे आइए, जरा इनके मन की बात पढ़ाओ। ये समय से शो नहीं लिखते, आगे आओ, इधर आओ, आज हम सब जान लें। जरा इधर बैठो, सामने बैठो, उधर जाओ, व्यास दे। देखो अभिनव जी के साथ तो मैं चाहती हूँ कि हम इनका इधर किनारे हो, क्योंकि अभिनव जो है पूरे सीरियस किस्म की शक्ल बना के घूमते हैं। हाँ, ऐसे हमारे सामने तो घूमते हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि इनका ऐसा कोई क्रश व्रश हम रिवील करें, थोड़ा जाने आपकी पर्सनल लाइफ में। हाँ ना, हमारी भी बहुत दिलचस्पी है कि बारात अयोध्या जाए, उसके पहले इनके पिछले कांड पता चल जाए। ये सब गलत बात है। कैसे प्रेम कब से गलत हो गया अभिनव? देखो ये, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये मैं मेरे मैजिक में हमेशा करती हूँ। मैजिक कंसेंशुअल होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने एक बार किसी का फर्स्ट क्रश का नाम रिवील कर दिया था स्टेज पे, ऑडियंस में उसकी बीवी बैठी थी, बहुत कलेश मच गया था। वो बाद में शो के बाद मेरे पास आए, बोले आप बताओ कि आप झूठ बोल रहे थे मेरी बीवी को, पर मैंने कहा मैं तो झूठ नहीं बोल रही थी। तो फिर मैंने बैठ के समझाया कि चलो, तो कंसेंट बहुत ज़रूरी होता है। मैं ऐसी कोई चीज़ रिवील नहीं करूँगी जो ये नहीं करवाना चाहते, और हमेशा ऐसा होना चाहिए। किसी कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में सोचिए आपके जीवन में, कोई भी हो सकता है, बचपन का कोई दोस्त हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई ऑथर हो सकता है, कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में। कुर्सी छोड़ के आ गए सब, फाइनली हो रहा है। आ जाओ। हाँ, मन में सोचिए, बताइएगा नहीं मुझे। Whenever you are ready, ला दीजिए, take your time in bringing the name to your mind. इतनी जोर से नहीं सोचना है। You have it? हाँ, सोच लिया मैंने। ठीक है, सोच लिया आपने। जिसके भी बारे में आप सोच रहे, इमेजिन करिए आप उनसे मिल रहे हो, ठीक है? उनके हाव भाव देखो, उनके बारे में सोचो, वो कैसे लोग, कैसा व्यक्ति है, कैसी है, कैसा है, कैसा मेल एनर्जी, नॉट अ फीमेल एनर्जी। सेफ खेल रहे हैं? नहीं, कोई भी हो सकता है। नहीं, मेल है। आप जो सोच रहे हो वो मेल है, कोई नहीं, पर हो सकती है। पर अभी आप मेल के बारे में सोचे, मान लो ना, क्यों जिद कर रहे हो? नहीं ठीक है, नहीं हाँ या ना, उनके बारे में सोच रहे थे, नहीं सोच रहे थे? मैं दो लोगों के बारे में सोच रहा तो आप एक कर लो ना। कैसा? देखो ये होता है मेंटलिज्म में, इसलिए ये आपको पता चलेगा आपके पेपर पेन क्यों इस्तेमाल करते हैं कभी भी, क्योंकि हमारे लिए एक सिक्योरिटी हो जाती है। व्हाट इफ कि अगर मैं बता दूं ये क्या सोचे, पर ये बोले मैं तो सोच ही नहीं रहा था, पंगे लेने हो अगर इनको तो मैं इनसे लिखवा दूंगी, अब करो चेंज, या मैं लिख लूंगी अब करो। तो एक दिस इज जस्ट फॉर दैट, नो अदर रीजन। हम उसके बिना भी कर सकते हैं। जब मैं लाइव शो करती हूँ, मेरा पूरा 2 घंटे का शो होता है, मैं पूरा इंडिया टूर करी लास्ट ईयर, अभी मई से अभी का इंडिया टूर शुरू होगा, अभी अप्रैल में मैं इंडिया के बाहर कर रही हूँ। पूरे 2 घंटे के शो में हम यही करते हैं, और तो कोई पेपर पेन नहीं, हम पूरा शो करते हैं इसके ऊपर। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो थोड़े जिद्दी है, करेक्ट? आप अभी हाँ या ना पे मानने शुरू कर दो, गलत है तो बोल दो गलत है, कितनी सुहानी। जब भी कोई मेंटलिज्म है, ठीक है बोले, मतलब वो हाँ है, क्योंकि ना बोलने में लोगों को बड़ा मजा आता है कि नहीं नहीं जिद्दी नहीं है वो पहले बोल देते मेरे अगेंस्ट, ठीक है? तो थोड़े जिद्दी है जिनके बारे, क्योंकि अभी आप ऐसा सोच रहे हो तो मैं बता रही हूँ, थोड़े मनी माइंडेड है, पर बहुत ट्रस्टवर्दी है, बहुत लॉयल है, ठीक है? जिद्दी है, ट्रस्टवर्दी है, लॉयल है, परफेक्शनिस्ट टाइप व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, चीज़ अच्छी करना चाहते हैं हमेशा, मीडिया कार्य करके छोड़ते नहीं है, ठीक है? ये सब आप सोच रहे हो व्यक्ति के बारे में। नाम सोचिए। छोटा नाम। आपने मुझे बताया नहीं है, करेक्ट? पहले कंफर्म कर लेते, किसी भी तरह मुझे नहीं बताया ना? नहीं बताया। अमन, आपके भाई के बारे में आप सोच रहे हैं? हाँ। कितना कितना इनको बुरा क्यों लग रहा है तुमको? अभिनव जी ऐसे हो रहे हैं, मतलब कि कैसे पता चल गया? नहीं, जीत नहीं पाए अब। ये ना, ये एक अलग, ये हार जीत का ये एक अलग कॉन्सेप्ट है कि लोगों को लगता है कि अगर किसी ने मेरा माइंड रीड कर लिया तो मैं कमजोर हूं। दैट्स नॉट ट्रू। इनफैक्ट हम खाली स्ट्रॉन्ग माइंड्स रीड कर सकते हैं। जो बंदा फोकस्ड है, जो सोच रहा है, उसी का, जैसे बच्चों का माइंड रीड करना मुश्किल है क्योंकि वो फोकस्ड नहीं होते, वो इधर उधर घूमने लग जाएंगे। इफ समबडी कैन रीड यू इज बिकॉज यू आर वेरी फोकस्ड, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंड। तो लोग जो इसे चैलेंज लेते हैं कि ओह ये मुझे बुद्धू नहीं बना सकते, आपको बुद्धू बनाने कोई नहीं आ रहा है। और अगर आपको बुद्धू बनने का डर है तो पिक्चरों मत देखो,
शाहरुख खान जब रोता है तब रो मत, क्योंकि वो तो सच्चे में उसका ब्रेकअप नहीं हुआ है। बुद्धू मत बनो। अगर आप एक आर्ट फॉर्म को बुद्धू बोलते हो तो हर आर्ट फॉर्म बुद्धू ही है। पेंटिंग देख के आपको रोना आ रहा है, क्यों आ रहा है? पेंटर तो नहीं सोचा। तो आर्ट फॉर्म को हमेशा एंजॉय करना चाहिए। कोई किसी को बुद्धू नहीं बना रहा, कोई पाखंड नहीं है। इट इज़ एन आर्ट फॉर्म टू बी एंजॉयड। आप जब पिक्चर देख रहे हो और कोई आर्ट उधर किसी का ब्रेकअप, आपको रोना आ रहा है, आप रो रहे हो, आप उसके साथ वो जी रहे हो। एक आर्टिस्ट आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस देता है जो आपको अपनी रियलिटी से अलग कर देता है कुछ क्षणों के लिए। वो आपके लिए एक एंटरटेनमेंट होता है, और जादू भी वही चीज़ करना चाह रहा है। और वो एक ऐसा इमोशन खिलाना चाह रहा है जो है सरप्राइज का, जो है शॉक का। तो इट इज़ टू बी एंजॉयड, नॉट टू बी चैलेंज्ड। मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, मुझे सब चैलेंज कर रहे हैं। मेरा माइंड पढ़ के पता 11 लाख रुपए दूंगा, मेरा माइंड पढ़ के 21,000 रुपए दूंगा, मेरा माइंड पढ़ के 1 करोड़ रुपए। मैं नहीं चाहिए तेरे तुम्हारे पैसे, मुझे, मैं कमा लेती हूँ। मुझे किसी को कोई प्रूफ नहीं करना है। मैं हमेशा से ये करती आ रही हूँ। आज 6 दिन से थोड़ी कर रही हूँ, 6 महीने से थोड़ी कर रही हूँ। शो पे आ जाओ, 800,000 की टिकट होती है, वो देख के देख लो। जो सवाल है ना, मैंने जब बागेश्वर बाबा का मैंने इंटरव्यू किया था तो मैंने पूछा था कि सुहानी ऐसे ऐसे कहती हैं कि आप अपने मन में नाम सोचो या किसी के बारे में सोचो, तो बोले वो आपको कह रही सोचने के लिए। मैं तो ऐसे बिना सोचे बता देता हूँ। मैं किसी को भीड़ से उठा के लाओ तो वो पर्चा मैं निकाल दूंगा। देखो अगेन उस पर कंपेरिजन की बात नहीं है, पर अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे, मैंने राजकुमार राव सानिया मल्होत्रा के साथ किया है, मैंने करीना कपूर, तो मैं पहले से लिख के रखा हुआ है वो क्या बोलने वाले हैं। तो वो भी पर्चा बोलो या चिट्ठी बोलो, जो भी, मैं उसको पेपर पे लिखा है, पर्चा ही बोल दो, मैंने पहले से लिख के रखा है उसके अंदर। और फिर वो बोलते तो, और वो मैं बताती हूँ, देखो मैंने पहले से लिख के रखा है। वो भी अच्छे, मैं जो करती हूँ वो एक कला है। अगेन हर चीज को ट्रिक बोलना, जो कर रहे हो वो जर्नलिस्ट की ट्रिक है। करेक्ट कि सवाल ऐसे पोज कर दो, धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों पर सुहानी शाह का आखिरी जवाब। करेक्ट, आखिरी जवाब। तो मैं देख रही हूँ ये पूरा मीम चल रहा है कि सुहानी तो मन में पढ़ के बताती है, हम तो पहले से लिख के रखते हैं। I'll come to that, सुहानी। ये come to that, okay, you'll come. We'll not say it now then. नहीं, इनके पास रेडी है सब। हमने जब ललन टॉप के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया कि आप आ रही हैं, सुहानी शाह आ रही हैं, आपने भी उसको ट्वीट किया। एक सेकंड, सॉरी, माफी चाहती हूँ कि मैं आपको ये रोक रही हूँ। माफ किया। अमन जी की बर्थडे अप्रैल में आती है, 27 अप्रैल को उनका जन्मदिन है। हाँ, तो वो मेरा भाई हो सकता है, तो आपने फेसबुक पे देखा हो या फिर। मैंने बोला था आपको अपने भाई के बारे में सोचने को। मैंने ये नहीं बोला कि आप सोचते किसी चाइल्डहुड दोस्त के बारे में, आप सोचते अपनी फर्स्ट क्रश के बारे में, सोचो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में। सोचा तो मैंने दूसरा नाम भी था, वो बताओ आप। नहीं, चैलेंज मत करो। मैजिक शुड नेवर बी चैलेंज्ड। और इतना भी ना पूछो, वरना अभी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचोगे, कैमरे पे सब बोल दिया जाएगा, हम एडिट करेंगे नहीं। तो मैं सोच लेता हूँ। यू शुड ऑलवेज से दिस। मेरा हमेशा का यही है, मैं क्यों टेलीविजन पे बार बार बाद में नहीं, कि डोंट चैलेंज। आर्ट को चैलेंज नहीं करना चाहिए, आर्ट एंजॉय करना। मेरा आर्ट नहीं, एनी आर्ट यू शुड ऑलवेज एंजॉय। देखो यार, देखो, मजे करो, एंजॉय करो उसको। अच्छा, क्या मिल जाएगा चैलेंज? ईगो पे ले लेते हैं। ईगो पे मत। अब ये करके देखा हुआ है। खैर, ये हमने जब ट्वीट किया, आपने रिट्वीट भी किया कि कमेंट कर दो अपने सवाल, तो उस पे जो रिएक्शंस आए हैं वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। जी जरूर। यूएनओ एजेंसी ने लिखा मेरा फ्यूचर। विहान लिख रहे हैं मुझे अपना घर कब नसीब होगा। राज सुभाष लिख रहे हैं माई फर्स्ट लव नेम। फिर एक लिख रहे हैं सबीर खान, मेरी शादी कब होगी। ट्विटर पे तो नहीं होगी। अभिषेक लिख रहे हैं मेरा फ्यूचर बता दो। सौरभ लिख रहे हैं, सौरभ एस, सेल्फी भेज देते हैं, सवाल तो आप पढ़ ही लेंगी माइंड रीडिंग वाली टेक्निक से। हरिशंकर कह रहे हैं क्या मेरी जॉब करंट से दूसरी में चेंज होगी, सीवी अपडेट करो प्लीज। मैं ड्रीम 11 में करोड़पति कब बनूंगा, रणविजय पूछ रहे हैं। और ये सूरज यादव हैं, कांग्रेस सपोर्टर लग रहे हैं क्योंकि इनके डीपी में हाथ से हाथ जोड़ लिखा है, पूछ रहे हैं ब्याह कब करोगी। ये सवाल बहुत पूछा जाता है आपसे, बहुत मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। Okay. इसमें एक सवाल इसी से सप्लीमेंट्री है कि लोग कहते हैं सुहानी आपका कोई बॉयफ्रेंड है, क्योंकि वो तो फिर खतरे में रहेगा हमेशा, आप उसका दिमाग पढ़ लोगी। यार एक सेकेंड, इस पे बात करेंगे। क्यों खतरे में होगा वो? मैं उसका, अगर मैं उसका माइंड पढ़ रही हूँ, आप क्या समझते हो कि मेरा बॉयफ्रेंड कैसा होगा? मेरे बॉयफ्रेंड जो अभी इमेजिनरी, मेरा जो बॉयफ्रेंड है जो अभी इमेजिनरी है, उस बेचारे की इंप्रेशन पहले से ही बुरी है।
मतलब अभी तो हुआ नहीं। अरे नहीं, मतलब वो ले आया, फ्रिज में आइसक्रीम रखी, उसको खाना है और तुम्हें भी खाना है, तो पता लगा आप उसका दिमाग पढ़ ले रहे हो कि यार ये खा लेगा। हाँ, तो उसको खानी है तो मैं उसको खाने दूंगी, मैं और नहीं खाऊंगी। हो सकता है देखो माइंड पढ़ने से क्या बोला? रजत ने कहा काफी भोला सवाल, काफी भोला सवाल, दैट्स ट्रू। मैं एक बात बोलती हूँ, अगर मैं किसी के मन की बात पढ़ रही हूँ तो अच्छी बात है ना, कम्युनिकेशन कितना आसान हो जाएगा। बेचारा जो वो समझा नहीं पा रहा होगा मुझे शब्दों में, मैं उसके मन से समझ लूंगी। नहीं यार, आई अंडरस्टैंड, हाँ आई अंडरस्टैंड, आई गेट यू, इट्स ओके, हो जाती है गलती, तू चल कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगला सवाल। मेंटलिज्म को साइकोलॉजी से जोड़कर काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, तो मेरा मतलब मतलब आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इन दोनों में कितनी समानताएं हैं और किस हद तक ये दोनों चीज़ें, साइकोलॉजी और मेंटलिज्म कितना अलग है? साइकोलॉजी मेंटलिज्म का एक पार्ट है। तो मेंटलिज्म में हम बहुत सारे इफेक्ट्स अचीव करते हैं, तो हर इफेक्ट को हमको अलग अलग तरीके से, जब हम एक शो बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम यही चीज़ एक ही चीज़ बार बार करते रहेंगे, तो उसका एक पूरा एक माहौल बनता है। शो शुरुआत में कुछ एक एक्ट होता है, फिर ऑडियंस इन्वॉल्व होती है, फिर कुछ स्टोरी टेलिंग, फिर कुछ होता है, मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी बताते उनकी कहानी, बहुत शो बनता है। तो साइकोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ इट। एक पार्ट साइकोलॉजी हो गया, एक पार्ट NLP हो गया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है मेंटलिज्म का, जिसे हम आई पैटर्न समझना, वो सब उसमें आता है। फिर एक पार्ट हो गया जिसके अंदर हम लिंग्विस्टिक डिसेप्शन समझते हैं कि बातों से आप लोगों को कैसे डिसेप्शन में डालते हैं, वो एक पर्टिकुलर पार्ट हो गया। एक पार्ट ट्रिकरी का हो गया। एक पार्ट आ गया हमारे बॉडी लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस अंडरस्टैंडिंग एंड चूजिंग योर वॉलंटियर का। बहुत सारे पार्ट है, साइकोलॉजी एक पार्ट हो गया मेंटलिज्म का। सो इट इज देयर, इट्स नॉट एवरीथिंग साइकोलॉजी नहीं है, बट कुछ कुछ है। सुहानी, हमने सफलताओं पर बात करी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कभी आप स्टेज पर गई हो और कोई आपकी ट्रिक फेल हो गई हो या उसको सही से एग्जीक्यूट ना कर पाई हो, तो फिर वहाँ पर आप कैसे मतलब पूरा संभालती हैं? करा ना इसको मैनेज। नहीं, लेकिन फेल होने पर, ये फेल नहीं हुआ था ना। अगर कोई ट्रिक फेल हो जाती है तो देखो, आज की तारीख में 2 चीज़ें मेरे को काम आती है मेरे, वो है कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस। तो अब तो पता है अगर कोई एक्ट बिगड़ने वाला है, इतनी बार वो हम कर चुके होंगे, और मैं स्टेज पे डालने से पहले बहुत प्रैक्टिस करती हूँ। मुझे पता है कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ हो सकती है, कौन से ट्रिकी लोग आ सकते हैं, वो मुझे किस तरह से चैलेंज कर सकते हैं, वो क्या। तो मेरे पास हमेशा बैकअप होता है। मेरे पास कभी कभी बैकअप होता है। जैसे हम कभी कॉलेज इवेंट्स करें तो हमें पता है कुछ बदमाश बच्चे हो सकते हैं, सो वील प्रिपेयर थिंग्स अकॉर्डिंगली। तो तजुर्बा बहुत काम आता है, 25 साल से करने का कुछ तो फ़ायदा है। तो अभी तो कॉन्फिडेंस एंड एक्सपीरियंस से खेल हम खेल लेते हैं। और प्लस एक और बात है, मैं मेरे शो की शुरुआत की पहली लाइन है कि मैं माइंड रीड नहीं करती, मैं इल्यूजन देती हूँ माइंड रीड करने का। तो कुछ लोग बोलते हैं हमें तो पता है आप कैसे करते हो, तो अच्छी बात है, मैं क्या करूँ उसके अंदर? मैंने कब बोला मैं चमत्कार कर रही हूँ? मैं तो बोला ही नहीं। अच्छा तुझे एक चीज़, मैं 1000 चीज़ें करती हूँ। लोग ने एक वीडियो देखी होगी, तो मेरे यूट्यूब पे 500 से ज़्यादा वीडियोज़ है यार, बहुत चीज़ें करी है मैंने। जाके देखो ना, फिर सवाल पूछो। आप नहीं, लोगों को बोल रही हूँ मैं। तो दैट इज आपका तो काम है भाई साहब, आप सवाल पूछते रहिएगा। हाँ। और बचपन में ये प्रॉब्लम लेकिन होती थी, जब नहीं समझ पड़ रहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, अब मैं क्या करूं। उन फेलियर से सीख के बस अब ये आज पता चल गया कैसे डील करना। पर तब भी जैसे मैंने कहा, खुशी, हंसी, प्यार, थैंक यू, सॉरी में जो जादू है, हम जादूगर कुछ नहीं उसके सामने, ठीक है। तो जब मैं ऑडियंस में बोल देती हूँ ना, जब बचपन में मुझे याद है एक बार ऐसा बहुत ऐसे लड़की को गायब करना था, वो हुई नहीं थी, बहुत फनी था वो, सॉरी मेरे दिमाग में ज़्यादा फनी है, बट तो ऐसे बोल दिया। होता है कभी कभी, नहीं होता, उसको नहीं होना था गायब और मैं हंस ली, तो ऑडियंस भी हंस लेती है, बस यही है। कभी ऐसा भी होता है कि किसी को गायब करो और वो सच में गायब हो जाए? नहीं, वो जादू सिर्फ कुदरत के पास है। सवाल जी मैम। अच्छा, इन्हीं ने मुझे एकदम से उठा दिया, मैंने सवाल प्रिपेयर नहीं किया था, मैं बस आपकी बातें सुन रही थी। जैसे अभी मैंने अभिनव वाला जो पूरा देखा, मतलब ऑब्वियसली आई नो यू विल नॉट रिवील द ट्रिक कि ऐसा कैसे होता है, बट हाउ डू यू एक्चुअली गेट टू नो, मतलब ये इल्यूजन भी कैसे आप क्रिएट कर पाते हो कि इंसान क्या सोच रहा है, लाइक हाउ कैन यू बी राइट? मतलब पहली बात तो अभिनव एक बहुत ट्रिकी हेड है किसी में घुसने के लिए, ठीक है। सेकेंडली, हाउ एम आई ऑलवेज राइट, वही आर्ट फॉर्म है।
एंड इट्स नॉट नेसेसरी यू आर ऑलवेज राइट, ज़रूरी नहीं है, यू गो रॉन्ग, क्योंकि ये एक परफॉर्मिंग आर्ट है। एक डांसर का एक स्टेप गलत हो सकता है, एक सिंगर का एक बीट, एक रिदम टूट सकता है, परफॉर्मिंग आर्ट है, रिकॉर्डेड नहीं है, रीटेक्स नहीं है मेरे पास। मेरे जितने भी शूट है मैजिक के, कभी भी रीटेक नहीं लिया, क्योंकि मेरे को एक्सप्रेशन एक ही बार मिलता है। तो मेरा हमेशा का, कभी मैं सेलिब्रिटी के साथ कर रही हूँ, ऑडियंस के साथ कर रही हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ मेरा एक ही शूट होगा भाई, सब कैमरा लाइट सब बराबर कर देना भाई, क्योंकि मेरे को वापस एक्सप्रेशन नहीं मिल सकता, एक बार ही जादू होता है, ठीक है। तो इट कैन गो रॉन्ग, बट दैट्स व्हाट इवन आर्टिस्ट क्या होता है, जब एक ही चीज़ बार बार एक पेंटिंग बच्चा भी बना लेता है, बड़ा भी बना लेता है, पर जब बार बार करके आप उसको पॉलिश करते हो, इतने सालों से करते हो कि वो कम गलत पड़े, एंड दैट्स व्हाट इट इज। कुछ क्लीशेज होते हैं, जैसे कि 30 के पहले शादी, तो आपने बताया कि शादी के तो बड़े सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एक और बड़ा मसला होता है एजुकेशन, ये डिग्री करनी है, 12th यहाँ से करना है, उसके बाद फलाने कॉलेज में जाना है फिर, और आपने बताया कि एजुकेशन बहुत जल्दी छूट गई थी, तो क्या उससे जुड़े भी कई सवाल आते हैं, और क्या आपको पर्सनली लगता है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है या ऐसा कुछ? यू मीन स्कूली एजुकेशन और एजुकेशन, बिकॉज शी सेड कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ मतलब, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी छोड़ दी ना, तो क्या सवाल आते हैं उस तरीके के? डिपेंडिंग कि आपको लाइफ में क्या करना है। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो ऑफ कोर्स मुझे एजुकेशन चाहिए, ऑफ कोर्स मुझे स्कूल जाना है, एमबीबीएस करना है, मुझे वो डिग्री, और जिस फील्ड में जाना है उसको मैं लूँगी। अगर मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे बिल्डिंगें बनानी, मुझे आर्किटेक्ट बनना है, तो मुझे एजुकेशन उसकी लेनी चाहिए, फिर मैं पहले ही छोड़कर आर्किटेक्ट नहीं बन सकती। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ, आई शुड चूज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। मुझे जादूगर बनना है, मेरे को स्कूल में जादू नहीं सिखा रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं बाकी चीज़ें सीख लेती हूँ, और जो स्कूल की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे लैंग्वेज, मैथ्स, बेसिक साइंस, वो मैं अपने आप से सीखना मैंने शुरू करा। हम लोग ट्रेन मतलब हर जगह जाते थे, मम्मी पापा मेरे लिए हर एक रेलवे स्टेशन से किताबें लाते थे और मैं वो पढ़ती रहती थी, प्रोनाउंसिएशन सीखती थी, क्योंकि मैं गुजराती मारवाड़ी, मेरे को बोलना नहीं आ रहा था बार बार, ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता, पर मुझे एजुकेशन नहीं मिली कि मैं सीख पाऊँ कि कैसे बोले, तो वो सब मैंने सीखा। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू डू, यू शुड डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन यू वांट टू टेक। कभी कभी लोग बचपन में या छोटी उम्र में डिसाइड नहीं कर पाते, तो वो हर चीज़ का एजुकेशन ले लेते हैं कि 12वीं तक मैं सब ले लेता हूँ या मैं कॉलेज तक सब ले लेता हूँ, तब तक डिसाइड कर लूँगा आगे क्या करना है। इफ़ दैट वर्क्स फॉर यू, वर्क्स फॉर यू। फॉर सम पीपल, मेरे को लगता था कि मेरा बहुत टाइम बच गया क्योंकि मैं स्कूल नहीं गई, इसलिए मैं किताबें लिख दी, मैंने ये सब बहुत कुछ कर लिया मैंने, क्योंकि मेरे पास वो टाइम मिल गया। ये दिव्यांशी सवाल पूछना चाहती है। जी दिव्यांशी जी। सुहानी, जब आप एज अ मेंटलिस्ट स्टेज पे आते हो तो सबसे ज़रूरी आपके लिए क्या एस्पेक्ट होता है? उसका परफॉर्मेंस पार्ट और बीट द टेक्निक पार्ट, आप सबसे ज़्यादा एंजॉय किस चीज़ को करते हैं? बीइंग अ परफॉर्मर आर्टिस्ट माई सेल्फ, आई वुड लाइक टू आस्क दिस टू यू। What kind of a performer are you? I'm sorry. I used to do slam poetry and spoken word. Lovely, Yes. lovely. मेरे को सबसे अच्छा लगता है स्टेज पे जाके लोगों से बात करना। जादू मेरा तरीका है उनसे बात करने का, ठीक है। मैं जब स्टेज पे जाती हूँ, अगर आपने किसी ने मेरा लाइव परफॉर्मेंस अगर कभी देखा, वीडियोस अलग होते हैं, मेरे लाइव परफॉर्मेंसेस बहुत अलग होते हैं, पर अगर जब नेक्स्ट टाइम नोएडा में होगा मैं ज़रूर इन्वाइट करूँगी आप सबको। तो इट इज़, मैं जब स्टेज पे जाती हूँ, अगर मुझे ऐसी ऑडियंस मिल गई जो मुझसे बात कर रही है, कुछ होता है जो ऐसे बैठे होते हैं कभी कभी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि एंड तक तो मैं करवाई दूंगी, हाथ ऐसे खुलवाई दूंगी मैं उनके। बट आई लव टू टॉक टू पीपल, उनसे बात करना, और फिर उन जो मैजिक है ना वो मेरा जरिया ही है। जैसे मेरा पहला एक्ट, फर्स्ट एक्ट जो मेरे यूजुअली मेरे मेन शो का नहीं बट मेरे कॉर्पोरेट्स वगैरह में, वो बातों का ही एक्ट है। मैं बातें करके आपके बारे में चीज़ें बता दूंगी, बस मुझसे बात करो, आप 4 शब्द दो आप मुझे, मैं बताती हूँ आप क्या सोच रहे हो, मैं ऐसा करती हूँ। सो फॉर मी दैट इज़ द फन बिट, बिकॉज आई टेल यू वाई, इसके पीछे एक बहुत लॉजिकल रीज़न है। मैजिक तो मेरे को रोज सेम दिखाना है, ऑलमोस्ट सेम, पर मेरा शो हमेशा अलग होता है क्योंकि ऑडियंस अलग होती है। अ मेंटलिज्म और अ मैजिक शो इज ओनली एज गुड एज द ऑडियंस, ठीक है। अगर मैंने बोला चलो कोई एनिमल के बारे में सोचा, आपने सोचा डॉग, लोग बोलेंगे ये तो सब सोचते हैं, तो क्या फन हो गया। अगर मैंने कुछ बताऊँ पर कुछ एकदम अलग सोच रहे तो मेरे को फन आ जाएगा, मुझे भी मजा आ जाएगा उसको गेज करने में। सो इट इज जस्ट दैट। केचुआ भी तो जानवर होता है, शिवानी। या हाय सुहानी, सो द थिंग इज़ लाइक हमने अभी तक इंडस्ट्री में बहुत सारे मेल्स होते हैं, ठीक है, बहुत मेल्स नाम आते हैं, बट फीमेल्स को इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता या दे डोंट कम अप इन फ्रंट, ठीक है।
तो हाउ हैज़ बीन द एक्सपीरियंसेस फॉर यू? महिला जादूगर, या महिला जादूगर जो टर्म है एक, हाउ हैज़ बीन द मेरे को एक्सपीरियंस फॉर बचपन यू? से जो परवरिश मिली, कभी रियलाइज नहीं हुआ कि मैं महिला जादूगर हूँ। सबसे पहली बात, मैं 17 साल की थी, टाइम्स ऑफ इंडिया के एक इंटरव्यूअर ने, प्रियंका था शायद उसका नाम, उसने मुझे एक सवाल पूछा, हाउ डज इट फील टू बी द ओनली फीमेल मेंटलिस्ट डोमिनेटिंग द एंटायर मेल प्रोफेशन? ये उनका सवाल था, आज भी याद है मुझे, क्योंकि मुझे इसलिए याद है क्योंकि मुझे उस मोमेंट पे रियलाइज हुआ कि मैं पहली महिला जादूगर हूँ। अच्छा, ये तो मेल डोमिनेटिंग फील्ड है। उसके पहले तक कभी ना माँ बाप ने रियलाइज़ करवाया कि तू लड़की होके जादू कर रही है, ना मेरे आसपास के लोगों को, या तो उन्होंने मुझे इतना रखा कि मेरे को परवाह ही नहीं थी कि मैं लड़की लड़का क्या, मेरे को तो आर्ट करना है। आर्टिस्ट का कोई जेंडर नहीं होता, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, कलाकार कलाकार होता है। तो तब जब रियलाइज़ हुआ तो लोगों ने ये बताया कि, और फिर उसने अगले दिन वो टाइट हेडिंग वो थी फीमेल मेंटलिस्ट, आज भी वो मिलता है पेपर गूगल पे आप देखेंगे तो वो जब हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके आई एम द फीमेल मेंटलिस्ट। मेरे को कभी भी नहीं हुआ कि मैं बोलूँ कि मैं इंडिया की पहली जादूगर हूँ, महिला जादूगर हूँ। मुझे हमेशा होता है कि मुझे बोलो कि मैं इस देश की बहुत प्यारी जादूगर हूँ, बेस्ट जादूगर हूँ, अच्छी जादूगर हूँ, लोग बड़ा प्यार करते हैं इस जादूगर को। मैं महिला हूँ या मैं मतलब लड़की हूँ लड़का, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। Correct. तो मैं हमेशा से उसी पे खेली हूँ। मैंने कभी भी, आप मेरे मुँह से नहीं सुनते, क्योंकि मेरे को लगता है आई एम मोर टू बीइंग अ गर्ल। मेरे लड़की होने में मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, पर मेरे कलाकार होने में मेरा बहुत क्रेडिट है। मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने जिंदगी दी है उसको। ये एक सुहानी सोशल मीडिया पे सवाल पूछा है जितिन जैन ने कि क्या आप अपराधियों के मन की बात पढ़ सकती हैं? क्या आपको या आपके जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको, जो बहुत सख्त अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, स्लीपर सेल जैसे मोड में, जिनकी ट्रेनिंग यही है कि वो रिवील ना करें इन्फॉर्मेशन, तो क्या आप लोगों को, आपके जैसे प्रोफेशनल्स को इंटरोगेशन में यूज़ किया जा सकता है? आई फील कि जो लोग इंटरोगेशन करते हैं वो खुद बहुत स्मार्ट होते हैं, वो खुद बहुत ज़्यादा उसकी स्टडी लेकर बैठे। ऐसा मेरा मानना है, मैंने कभी हुआ नहीं है, बट मेरा मानना है दैट दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। उनको वो मैनिपुलेटिव तरीके आते हैं। यू आर राइट, करेक्ट। उनको मैनिपुलेटिव तरीके आते हैं, उनको वो सबकॉन्शियस खेलना आता है, उनको वो, आई एम अज्यूमिंग उनको वो सब आता है, ठीक है, जो हमें आता है, क्योंकि हम इसे एक पब्लिक डोमेन में एक एंटरटेनमेंट की तरह यूज़ करें, इसलिए लोग शायद हमें बोल रहे हैं या तो आप उधर भी कर लो। पर जो हम टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, आई एम अज्यूमिंग दे आर स्मार्ट इनफ टू नो दोज टेक्निक्स एंड दे आर डूइंग इट। अगर कोई कभी मेरी मदद मांगेंगे तो मैं ज़रूर, मेरे सर्विसेज या मेरे आर्ट फॉर्म से अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है, आई वुड लाइक टू ऑफर दैट। आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड अभी तक कि कितना फ़ायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो आई एम नो वन टू कॉमेंट ऑन इट। एक, हाँ पूछिए, उसके बाद एक आखिरी सवाल, देन वील क्लोज। आप, मेरा नाम सोम है। आप पूरे इंटरव्यू के दौरान आपने कहा कि जो आप करते हो वो एक कला है और आप अपने आप को कलाकार बता रहे हो। तो आई डेयर टू कंपेयर, थोड़ा मैं इधर जा रहा हूँ कि जो 4 मेजर आर्ट फॉर्म्स हैं, मुसव्वरी, संगीत, नृत्य और लेखन, तो इसके प्रोसेसेस सबको पता हैं। हालांकि आपने अभी बोला कि मिस्ट्री ही इसका सबसे बड़ा बुनियाद है, तो इसके प्रोसेस पता है, मतलब कोई भी हम में से लेखन करना चाहे तो उसको पता है कि हाँ ये चीज़ है। और उसके बाद क्रिएशन का एक मोमेंट ऑफ अबैंडन में क्रिएशन का स्कोप आता है कि आप कुछ क्रिएट करते हो। शब्द वही हैं मेरे पास भी, किसी भी भाषा में, वो तो हमेशा लिमिटेड हैं। ब्रश स्ट्रोक्स वैसे ही हैं, मतलब प्रोसेस सबको पता हो सकता है, उसके बावजूद आप क्रिएट कर सकते हो। जबकि व्हेन इट कम्स टू द आर्ट फॉर्म वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, उसमें ऐसा है कि आपको प्रोसेस ही नहीं पता है, या पता करने के लिए ही सबसे ज़्यादा जतन है, मतलब कि आप आप ट्रिक कर रहे हो। तो इस, मतलब अगर उस तरह से देखा जाए तो आपका उसमें क्रिएशन का स्कोप कहाँ है? आपका सिर्फ प्रोसेस है, मतलब जैसे नृत्य है या कोई धुन बनाना है। अब संगीत तो वैसा ही है, लेकिन उसमें भी इंसान एक नई धुन बना देता है। आप नया क्या बनाते हो? सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट कि देखो, मैजिक को क्यों रहस्य में, और उसके मैजिक के पीछे कितने सारे सुपरस्टिशंस हो जाते हैं, मैजिक के पीछे कितने सारा खेल चला जाता है, क्यों? क्योंकि वो रहस्य है। हम जैसे हम बता नहीं सकते कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। एंड शायद अगर हम बता दें कैसे कर रहे हैं, मेरे को एक पल मेरा मन में आया था कि मैं बता देती हूँ ना मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है, तो सब क्लियर ही हो जाएगा। कितनी ज़्यादा चीज़ें चल रही है दुनिया, सब क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बट देन एक आर्ट फॉर्म मर जाएगा, एंड आई हैव नो राइट टू डू दैट। लोगों के पेट पे लात पड़ेगी, जो जादूगर लोग, मैं कौन हूँ वो करने वाली, तो मैंने कभी नहीं करूँगी। लेकिन दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट कि हमारे पास इफेक्ट्स भी 4-5 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम उस 4-5 इफेक्ट से हम 3 घंटे के शोज चलाते हैं, हम बड़े बड़े वीडियोस बनाते हैं, हम अलग अलग क्रिएट। हाउ डू यू बी क्रिएटिव, दैट्स द पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, ये क्रिएटिव प्रोसेस है यूजुअली, तो हम ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, बट आई ट्राई टू कीप इट एज
मिल्फ है। अब जैसे आपने बोला आप कागज़ पेन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, या आप एक किसी बोर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, या आप किसी, अब फॉर एग्जाम्पल अभिनव जी अमन जी के बारे में सोच रहे थे, ये मैंने बता दिया, ख़त्म। लेकिन अगर मैं उसके, जब मुझे एक परफॉर्मेंस देना है, मुझे एंटरटेन करना है, मैं ऐसे नहीं बताऊंगी। मैं किसी बड़ी जगह पे अमन लिख के रखूंगी पहले से ही। आपने, मेरे को पता नहीं था, किसी ने बताया नहीं था मुझे, 100% खाओ मम्मी की कसम, आपने मुझे नहीं बताया है, पक्का ये बोर्ड को टर्न करो और अमन, तो ये दैट्स द क्रिएटिविटी। परफॉर्मेंस में प्रेजेंटेशन इज द क्रिएटिविटी। मैजिक में रिवील कैसा हो रहा है वही ज्यादा दायने रखता है। हाउ आर यू रिवीलिंग इट, हाउ आर यू डूइंग इट। अब समझो मैं आपको बोलूँ वो खिड़की के बाहर देखो, नीचे अमन खड़ा है, यू विल गो मैड, नो। सो थिंग्स लाइक दैट व्हेन दे हैपन, ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं। अब ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब आंख पे पट्टी बांध के मैं लिख सकती हूँ, पर फिर हमने क्या किया, और क्या कर सकते, गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, आग पे मैंने एक शो किया, आग पे पट्टी बांध के मैंने आप किसी भी चीज़ को हाथ लगाओ, मैं बताती हूँ क्या, आप कोई भी जूस पियो, ड्रिंक पियो, नींबू पानी पियो, चाय पियो, कॉफी पियो, मैं बताती हूँ आपने क्या पिया है। अब मैं आग पे पट्टी बांध के और क्या क्या कर सकती हूँ, मैं सब चेक करूंगी। आई बी क्रिएटिव देयर, सो द आई हैव सेम इफेक्ट्स, वो लिमिटेड ही समझो। मैं वही इफेक्ट से 25 साल निकाल दिया मैंने। कैसे? मतलब वही सारे गामा है, उसी से आप नया संगीत, पर वही हुआ ना। पर मैं इससे बोल रही थी कि संगीत में भी तो वही है, आप जैसे बोल रहे थे कि कंपेयर नहीं कर पाओगे, संगीत में भी सारे गामा है, उसी से सारी धुनें बन गई। will not drag it, but मैं ओके फाइन ओके। सुहानी जी, आपने अपना जादू, अपने बिलीफ, अपने थॉट्स को रिवील किया, उसके लिए हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। मुझे पता है कि टीवी के पिछले तजुर्बों के बाद से आपने अपने शोज से इतर द सो कॉल्ड मीडिया अपीयरेंस बंद कर दिया, बट आपने हमारी रिक्वेस्ट का मान रखा, थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमारे न्यूज़ रूम से संवाद करके अच्छा ही लगा होगा। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बात हुई, और ऐसा नहीं है कि न्यूज़ चैनल से मुझे बहुत प्यार दिया है। न्यूज़ चैनल में भी अच्छे लोग काम करते हैं। जी हाँ, मतलब मैं कुछ लोगों से जिनसे मेरी मुलाकात हुई वो बहुत अच्छे थे, भले फिर जो न्यूज़ पे आता है वो अलग बात है, वो अलग चीज़ है। पर मैंने जो इंटरेस्टिंग चीज़ देखी वो ये, मैंने जाके बोला कि जादू चमत्कार नहीं कला है। ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग। मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला जादू चमत्कार नहीं कला है। मैं सिर्फ यही बोली हूँ, बार बार लगातार एक ही चीज़ बोली हूँ मैं, और मैं तो चली गई, मैं तो निकल गई। उसके बाद सबने अपना अपना चलाया। फिर क्या हुआ वो मैंने थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करी। मैंने बोला जादू चमत्कार नहीं कला है, डन, मैं निकल गई। उसके बाद ये हुआ, अच्छा तो सुहानी बोल रही है जादू माइंड रीडिंग चमत्कार नहीं कला है, इसका ये मतलब हुआ कि सुहानी ये बोल रही है कि बाबा जो कर रहे हैं वो चमत्कार नहीं कला है। इसका ये मतलब हुआ कि सुहानी बाबा के खिलाफ है। इसका ये मतलब हुआ कि सुहानी हिंदू धर्म के खिलाफ है। इसका ये मतलब हुआ सुहानी सनातन धर्म के खिलाफ है। इसका मतलब ये हुआ कि सुहानी तो देश के खिलाफ है। इसका मतलब तो सुहानी को पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। ये मेरे कमेंट्स थे। अब आपने देखा ये चीज़ कहाँ से कहाँ गई है। मैं धर्म को बहुत पालती हूँ, मेरे को मेरे देश से बहुत प्यार है, ठीक है, लेकिन बात कहाँ की कहाँ पहुँची। मैंने तो कुछ बोला, मैं तो अपनी कला के बारे में बोली, और मेरी कला के बारे में मैं नहीं बोलूँगी तो कौन बोलेगा, पड़ोसी से थोड़ी बुलवा सकती। अपना गर्व मेरा गर्व मेरी कला है, बस मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा काम है जो, और मेरा धर्म ही, मेरा देश, मेरा धर्म। मेरे माता पिता ने एक ही चीज़ बोली है, कला के बारे में नाम बोले, तेरी कला से कभी गद्दारी मत करना। मैं तो सच बोलूँगी। आज भी आपने मुझे जितने सवाल पूछे, मैंने मेरी कला का रिवील ना करते हुए जितना सच्चाई से मैं जवाब दे सकती थी, मैंने वो सच्चाई से जवाब दिया। Thank you so much and we wish you all the best. Thank you so much. Thank you. आ जाओ सौरभ, ये तुम्हारा लास्ट टाइम, तुम्हारे इस बार अप्रेजल कितना होने वाला है पता चल रहा है। आ जाओ सब जन आ जाओ। आओ भाई, शर्त लगाई थी यूपीआई पिन का। दद्दा सूरज दद्दे, Can I request you to join me here? I want all of you to think of किसी जगह के बारे में, बट ये फनी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी जगह के बारे में, जगह के बारे में, ठीक है। ये हो सकता है कोई सिटी, या ये हो सकता है जैसे एयरपोर्ट, या ये हो सकता है न्यूज़ रूम, ये हो सकता है बाथरूम, ये हो सकता है इंदौर भोपाल, कुछ भी। सबके मन में ये नहीं सोच रहे? हाँ, अभी सोचा।
ओ मेरी बंदी है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि सब लोग सोचेंगे एक एनिमल के बारे में, कोई जानवर के बारे में। आप नहीं सोच रहे हो, सोचो। आप ही आओ इधर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? एंड आप इधर आएंगे, ओके? इट कुड बी एनीथिंग, राइट? बहुत सारे ऑप्शंस में से यू चोज वन। थिंक अबाउट द वन यू चोज। ठीक है? ओके? अभी आप बोलोगे कि मैं पेपर पेन पे लिखूंगी तो प्रॉब्लम होगा, तो पर मैं आपको कैसे बताऊं? नहीं, इनको नहीं, मैं कैसे बताऊं आप लोगों को अगर मैं पेपर पेन यूज ना करूं तो? वो व्हाइट बोर्ड दे दो, ऐसे बड़ा लिखती हूँ सबके सामने। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स आउट वेल। कहाँ है व्हाइट बोर्ड? या ये दे दो, चलो ये दे दो। मार्कर है अपने पास? मार्कर है, मार्कर भी होना चाहिए। मार्कर दीजिए, ये रखिए, मैं आपको बोलती हूँ, आप लिख देना। We'll start with you. Silence. ऐसे आ जाए। नो, मैं उनके पास जाती हूँ। दीपक तो करेंगे। इधर आ जाएंगे प्लीज। ये मेरे पास लिस्ट ऑफ सेलिब्रिटीज है। विराट कोहली, सलमान खान, अभिषेक बच्चन, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, सब अलग अलग है। I want you to open on any one page, have a look at it. You can tell, just open on any one page. What does it say? Lalu Prasad Yadav. We'll come to you. I need to think of an animal. Yes. Okay, I'll write this later. I'll write yours first. This better be right now. This better be right. What are you thinking of? Angur. Wow. Welcome to you. ठीक है? पर तो रवि। अरे तो बोल दे। क्यों लिख रही हूं मैं? पता नहीं क्यों, जिस रैंडमली मेरे दिमाग में आया है। रवि क्या सोच रहे हो? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सोनाली बेंद्रे। सर भी नहीं सोच रहे हैं। नहीं तो आपको क्या सोचना था? इनको जगह सोचनी थी, व्यक्ति सोचना था या सोनाली बेंद्रे? हाँ नहीं, वो जाइए वहां पे, जाइए वहां पे जाइए। अच्छा मैं जाऊं? फ्रेम उठाइए। फ्रेम उठाइए। तो प्यार से उठा रहे हैं। मेरी दोस्त है, प्यार से उठाऊंगा। टर्न इट अराउंड। ओ गॉड, क्या लिखा है? क्या लिखा है? अरे ये क्या सस्पेंस हुआ? दिखा है। वाओ, मैंने नहीं बोला था आपको ये सोचने को, करेक्ट? आपको मैंने नहीं बोला था ये सोचने को। It was your choices. Can somebody can keep this up here?
माका देंगे, माका, ठीक है। सबसे पहले गरिमा ने बोला लालू प्रसाद यादव, करेक्ट। रजत जी, आपने क्या सोचा? लंगूर। कोई भी आने वाले, इतने सारे जानवर है दुनिया में, कोई भी चूज कर सकता था, कुछ भी हो सकता था, चूज लंगूर। कोई भी जगह आप चूज कर सकते थे, करेक्ट। आपने चूज किया टॉप ऑफ द वर्ल्ड, करेक्ट। अब हमें लगता है कि ये इनकी चॉइसेस है, ये कुछ भी सोच सकते थे। मैंने पैसे नहीं दिए आपको, मैंने बोला नहीं ये बोल देना, मेरे लिए एक्टिंग कर देना, करेक्ट। नाउ ये तो लल्लन टॉप है। कोई भी वर्ड्स आ सकते थे, नहीं, यही वर्ड्स आने थे, क्योंकि द फर्स्ट 3 letters एक्चुअली मेक लल्लन टॉप। LALLANTOP, लल्लन टॉप। Thank you so much, लल्लन टॉप, for having me.